टीआरएस में आज भारत के शेर का स्वागत है। लक्ष्य सेन, थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री टिल दिस पॉइंट। कैसे हो ब्रो? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। नर्वस लग रहा है थोड़ा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरा देश आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि हमें हीरा मिल चुका है। आर यू अवेयर ऑफ दिस कि लोगों के इमोशंस कितने हाई हैं आपको लेकर? मैं ये कहूँगा जो भी मैं मैचेस खेला वहाँ पे आई थिंक जब मैं खेल रहा था तब आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि बाहर क्या चल रहा है बिकॉज आई वाज इनटू इट। मुझे लगता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक बट अगेन एट द सेम टाइम बहुत काम बाकी है एंड मैं अपना ओलंपिक का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा रहा इन सर्टेन वेज बट आई थिंक मेरे लिए व्हेन आई लुक बैक एट इट और बेटर मैं कर सकता था एंड आई कैन डू इट। थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी है और दुखेगा भी काफ़ी टाइम तक कि इतना पास आके रह गया बट आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत 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 पम्प्ड अप हो। कैसा था ओलंपिक विलेज? क्योंकि ये जो मतलब अभी उन्होंने बोला ना कि ये मौका था, आगे भी मौके आएंगे और ये चीज़ की कर सकते थे, पर मैं जो सोच रहा हूँ ना, जैसे मैं ये चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ, एनालाइज इन द सेंस कि मैं जैसे देख रहा हूँ इस चीज़ को कि विक्टर एक्सेल्सन मे बी नेक्स्ट ओलंपिक ज़रूर खेलेंगे, बट तब तक उनका जो प्राइम होगा वो नहीं होगा। जैसे हमने देखा था कि ली चोंग वे, लिंडन, ये सारे हैं जो 33-32 के आसपास चले जाते हैं। उसके बाद वो खेल ज़रूर रहे थे वो लोग, बट उस लेवल की उनकी गेम प्ले नहीं आ रही थी जैसी उनकी पहले थी। तो तब के विक्टर एक्सेल्सन को हराना कोई उस लेवल का मीनिंग नहीं है। इस बार उन्होंने अगर विक्टर एक्सेल्सन को हरा दिया होता ना भाई साहब, पूरे मतलब ये मौका था अपने आप को प्रूव करने का। मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी कि इस बार जो मतलब जॉनथन क्रिस्ची को जिस लेवल पे हराया, जिस लेवल का माइंडसेट के साथ सेन ने हराया, अगर वही माइंडसेट आगे भी रहता है तो इस बार गोल्ड लेके जाएंगे, वो पक्का लेके जाएंगे। बट जो चीज़ विक्टर एक्सेल्सन के सामने वाली मैच के साथ हुई, देन ब्रॉन्ज मेडल में लीजी जिया के साथ भी सेम सेम कॉपी पेस्ट हुई, सेम चीज़ हुई। ऐसा नहीं है कि सेन लक्ष्य कहीं से भी वीक थे। देखो, वो तब भी विक्टर एक्सेल्सन को हरा सकते थे, फर्स्ट सेट आराम से खींच सकते थे वहां पे। अगर आपने लाइव मैच देखी हो, मैं तो लाइव देख ही रहा था वो, तो आपको ये चीज़ आइडिया आ जानी चाहिए कि कितने आगे थे वो, 17-13 या 12 से आगे थे। वहां से अगर विक्टर एक्सेल्सन लेके जा रहा है तो माइंड सेट कहीं ना कहीं वहां पे या तो विक्टर एक्सेल्सन का ज्यादा है, मतलब वो बोल सकते हैं ना आपकी, यही मौका था प्रूव करने का सेन लक्ष्य का। बट नेक्स्ट मौके आएंगे, बट तब तक जो बोलते हैं ना कि एक है लिंडन, एक है ली चोंग वे, देन विक्टर एक्सेल्सन, केंटो मोमोटा, ऐसा बिगर नेम्स और लेजेंड्स कोई भी अभी नहीं है। नेक्स्ट 4 साल में कोई अगर बन भी गया तो भी उस लेवल पे वो ओलंपिक्स में परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा कौन पता नहीं। शायद सैन लक्ष्य ही उस लेवल पे पहुंच जाए, बट उनके सामने फिर कौन होगा? जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक क्या ही मजे है। विक्टर एंडरसन को भी पता है कि यार कोई ना कोई तो है कि शायद उनको हरा सकता है। तो यही चीज़ थी, यही मौका था भाई। अगले बार से क्या पता कि वो लोग उस लेवल की अपनी प्राइम वाली गेम प्ले लेके आ सके या ना लेके आ सके। बहुत स्टोरीज सुनाई देती है। मैं अपना एंगल बताऊंगा क्योंकि एनीवेज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर अबाउट द ओलंपिक्स, तो मैं अपना शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए क्योंकि मैं जिस तरीके से गया था, जितना भी मैंने लाइक लोगों से पता किया था क्या होता है, एंड आई हैव आल्सो बीन इन सेवरल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। बट जब मैं यहाँ पहुँचा फर्स्ट डे, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर फूड, आफ्टर एवरीथिंग सेटलिंग इन, नोइंग कहाँ पे क्या है, बस कहाँ से लेनी है, ऑल दिस, आई वॉज एग्जॉस्टेड। मतलब आई फेल्ट यार जैसा हालत में मैं अभी हूँ, लाइक कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड कि ऐसे में अगर कल मुझे मैच खेलना है तो आई वोंट बी एट माई 100%। मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। या मेंटली फिजिकली एज वेल, क्योंकि इतना आपको वॉक करना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। लाइक यू हैव टू गो टू द डाइनिंग हॉल, उधर आप जा रहे हो, यू आप एथलीट हो सेन लक्ष्य, ऐसी बात है। आप अपने फीलिंग शेयर कर रहे हो, आई नो दैट थिंग, कि आप बता रहे हो कि ये मतलब चीज़ें हुई थी। बट एथलीट्स इसी चीज़ के लिए तो प्रिपेयर होते हैं, वही तो चीज़ एक कॉमन मैन और एथलीट को डिफरेंशिएट करती है।
कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप मतलब वो उस चीज़ में बोल रहे हो, आप अपनी फीलिंग ही शेयर कर रहे हो, बट यही चीज़ तो दूसरे प्लेयर भी तो कर रहे होंगे जो हमारे टॉप में 2 पर्सन जीते, जो कुंदलावत विटिटसान, जो उनके अगर आपने इंस्टा पे कुंदलावत विटिटसान को देखा हो तो वो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा की है उन्होंने, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उनकी स्टोरीज वो लोग डालते थे, तो साइकिलिंग वो भी तो कर रहे थे, वो भी तो फाइनल्स में पहुंचे हैं। यस एग्जॉस्टिंग होगा, हम बता ही नहीं सकते कि वहाँ पे कैसा होगा कैसा नहीं, बट इसी चीज़ के लिए तो प्रिपेयर होते हैं एथलीट शायद। see thousands of athletes coming in, going out, and then koi mil gaye, you talk to them. For us, like BWF event, we stay in a hotel. वहाँ से कोई आसपास नहीं रहेगा, इट्स ऑल योर टीम हु नोज कि यार मैच है तो डिस्टर्ब नहीं करना है या कैसे करना है, इट्स ऑल सॉर्टेड. यू हैव योर मील्स इन द रूम और मे बी गो आउट, आपको टाइम है तो उस हिसाब से यू प्लान योर डे. बट इधर मैं मतलब थक गया एट द एंड ऑफ द डे, एंड देन I was working with Paddy Opton, the mental coach. So I met him and I told him the same thing. And then he said, I know there are a lot of distractions. So first you take one more day, figure out where your things are. आप अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, प्लान योर थिंग्स एंड गो एंड डू इट. क्योंकि उनने उनने फिर मुझे एक चीज़ बताई कि जो 2012 का ओलंपिक्स था उसके जो स्टैट्स थे, फॉरगेट अवर बैडमिंटन, मतलब इट्स अ गेम की जहाँ पे सामने वाला भी खेल रहा है, आप इधर से खेल रहे हो, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. बट स्पोर्ट लाइक javelin or swimming, where you have to give your personal best. So I think 80% of the players were not able to perform their season best swimming, where you have to give your personal best. So I think 80% of the players were not able to perform their season best. I mean जो उनने वही सेम सीजन में जो रिकॉर्ड था, 80% of the people didn't get their personal best, मतलब सीजन बेस्ट उस इन्हीं कंडीशंस की वजह से. या बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड द ओलंपिक्स, द ओलंपिक्स, वो आप मोमेंट में कॉट अप हो जाते हो, इतने सारे एथलीट्स हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव योर सीजन बेस्ट देन यू हैव नॉट पीक्ड एट द राइट टाइम और समथिंग और द अदर. सो ही सेड फॉर यू इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड. आप मैच के लिए जाओ, खाना खाओ, ट्राई एंड मेक श्योर कि जैसा कि आप एक वर्ल्ड टूर इवेंट में आप खेल चीज़ें रखते हो, आप वैसा ही सेम रखो, और आप ज़्यादा मतलब डोंट गेट कॉट अप इन द मोमेंट. ठीक है, यू एन्जॉय, यू नो यू आर एट द ओलंपिक्स, यू वॉन्ट गेट टू हैव दिस फीलिंग इन नेक्स्ट 4 years, मतलब अगर आप क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो. तो ही सेड यू एन्जॉय बट एट द सेम टाइम नो व्हाट्स योर टारगेट. यू हैव टू टुमारो एग्जैक्टली I want you to play nothing extraordinary but your season best. या जो आप अभी तक लास्ट 6 महीने में 10 महीने में खेले हो उतना ही आपको ये ओलंपिक्स में खेलना है. एंड लेट द अदर पर्सन मेक अ मिस्टेक कि लेट हिम गेट कॉट अप इन द मोमेंट, और आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन रखो, एंड देन यू हैव द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग अ मेडल और विनिंग और रीचिंग योर पोटेंशियल. मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और एशियन गेम्स में मेंटालिटी अलग होती है. या तो ओलंपिक्स में एक्चुअली मेंटालिटी कम्स इनटू प्ले. या एंड इट्स आई थिंक रणवीर डोंट नो दैट थिंग. पता नहीं उनको वो आइडिया है नहीं है, क्यों ये सवाल पूछा कि मेंटालिटी कॉमनवेल्थ में काम आती है नहीं आती है. इवन ये कोई भी मेंटालिटी हो स्पोर्ट्स में, एथलीट अगर एक छोटी से छोटी कोई भी गेम ले लो, छोटी बड़ी कोई भी गेम ले लो, मेंटालिटी वहाँ पे काम आती है. आप स्टेट लेवल पे खेल रहे हो, नेशनल लेवल पे खेल रहे हो या फिर इंटरनेशनल, तो ये क्या बात हुई कि कॉमनवेल्थ में मेंटालिटी अलग होती है, ओलंपिक में अलग होती है. मे बी शायद वो ऐसा कहना चाहते हैं कि ओलंपिक्स बड़ा स्टेज है तो वहाँ पे मेंटालिटी अलग होगी. बट मैंने जो चीज़ नोटिस की है ना, देखो मैं जो चीज़ बता सकता हूँ अगर आपको, वो ये है कि जब मैं हमेशा टॉप नंबर 1 का ही एग्जाम्पल लूँगा और उनका ही एग्जाम्पल हमें हमेशा लेना भी चाहिए. अगर आप खुद को ही पहले ही आप कंपैरिजन ही आप 8th 9th के साथ कर रहे हो तो आप उसके आसपास ही रह जाने वाले हो. तो कंपैरिजन हमेशा नंबर 1 के साथ ही होना चाहिए. देखो एथलेटिज्म में हमेशा बहुत लोग आपको बोलेंगे कि ठीक है हार गया नेक्स्ट टाइम देखेंगे. देखो देयर इज नो नेक्स्ट टाइम.
नेक्स्ट टाइम हमेशा अंदर एक चीज़ रहती है, आप हार रहे हो नो इश्यू, अगर सामने वाला आपसे बेटर था आज कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आप जीत सकते थे उसके बाद भी हार के आ रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपके कोचेस या फिर आप खुद को भी ऐसा समझा रहे हो ना कि नहीं यार मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा ये है वो, देन यू नीड टू चेंज योर माइंड। सो अभी रणवीर सर ने जैसे अभी बोला कि जैसे मेंटालिटी यहाँ पे अलग होती है, ओलंपिक्स में अलग होती है, तो आपने कभी विक्टर एक्सेल्सन को जापान या फिर कोई भी जापान ओपन या फिर कोई भी, इवन वो जब भी सुपर 500 एक दो मैंने देखा हुआ है उनको खेलते हुए, वहां पे भी उनका माइंडसेट वही लेवल का होता है, समझ रहे हो, जो ओलंपिक्स मतलब ऑफ कोर्स वो प्रिपरेशन अलग होगी, वो अपना वो बोलते हैं ना कि अलग सीरियसनेस होगा, उस चीज़ की बात नहीं हो रही है, बट वो अपना पर्सनल बेस्ट वहां पे भी तो देते हैं जो छोटी टूर्नामेंट्स होती है। तो अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है तो शायद उनको वो चीज़ आइडिया नहीं है, या फिर उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाया, मुझे मैं कुछ बोल नहीं सकता उस चीज़ पे, बट स्टिल रणवीर सर ने क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे पूछे हैं, बट ये थोड़ा बहुत ऐसा रहा कि यार मेंटालिटी तो सबको ही अच्छी बनानी पड़ेगी। अगर आप ओलंपिक्स जा रहे हो, अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, आप सोचो कि जिनके पास हैंड्स बॉडीज और पूरा मतलब सब कुछ है, इवन उनके पीछे जितना खर्चा हुआ है आप सोच सकते हो उसका 5% ही शायद खर्चा हुआ है पैरा ओलंपिक्स के हमारे इंडियन एथलीट्स पे। उन लोगों का माइंडसेट देखो, वो लोग कितने मेडल्स अभी लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो, हम पूरे के पूरे हमारी पूरी बॉडी ठीक है तो भी हम मेडल लेके नहीं आ पा रहे हैं, जो मतलब एबल्ड हैं वो लोग इतने ज़्यादा जो बोलते हैं ना मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो सोचो इंडिया कहाँ पे लैग कर रहा है, बहुत पीछे लैग कर रहा है, यहाँ से मेंटालिटी से बहुत पीछे लैग कर रहा है। फॉरेन के प्लेयर्स जब आप उनकी मेंटालिटी देखोगे तो विनिंग माइंडसेट वैसा ही होता है कि मेरे को जीतना है, मतलब जीतना है, कौन सी चीज़ें हैं जो करने के बाद मैं जीत सकता हूँ। जैसे अभी कुछ चीज़ें अभी सैन लक्ष्य ने बात की, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा बहुत खींच रहा हूँ ये चीज़ को, खींच रहा हूँ इन सेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि आपको भी आइडिया है कि मेंटालिटी जो बोलते हैं ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2016 का पीवी सिंधु का इंटरव्यूज और सब कुछ जाके देखो, जब गोपीचंद सर ने उनको सिखाया था, उन्होंने बोला था 6-8 महीने पहले उन्होंने उनका फ़ोन ले लिया था प्रिपरेशन के लिए, जो वो हमारा ओलंपिक्स था उसके प्रिपरेशन के लिए, ऐसे ही सिल्वर नहीं आ गया था, समझ रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शंस हटाने, डिस्ट्रैक्शंस मतलब वो बहुत अलग चीज़ है कि इवन सिंधु दिन के 2 मिनट या 5 मिनट पे फ़ोन यूज़ करे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाली है, वो थोड़ा बहुत उनका माइंड ही फ्रेश होगा, बट उनको टोटली माइंड ही वहाँ पे दे दिया कि जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है, ये माइंड ही गोपीचंद सर ने दे दिया। तो ये माइंडसेट अभी थोड़ा बहुत लैकिंग लग ही रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मुझे ऑकवर्ड लगा। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। all I think would say a mental game there कि ठीक है बैडमिंटन तो है, लाइक यू हैव टू हैव अ गुड गेम, द राइट प्रिपरेशन एवरीथिंग, बट इट्स वेरी वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग एट टाइम्स। क्योंकि दुनिया भी देख दुनिया देख रही है। मैं फर्स्ट डे गया हॉल के अंदर फर्स्ट मैच, एंड यूजुअली BWF इवेंट्स पूरा पीछे से ब्लैकड आउट रहता है, इट्स ओनली द लाइट सिर्फ कोर्ट पे पड़ती है, तो यू कांट सी द ऑडियंस दैट मच। इधर पे पूरे हॉल पे लाइट है एंड देर द हॉल इज़ पैक्ड, सुबह 8 बजे से द हॉल इज़ पैक्ड। तो वो चीज़ आई थिंक मैं जब अंदर एंटर किया, एंड आई यूजुअली डू दिस कि मैं मैच जब खेलने जा रहा हूँ, वी आर एट द वार्म अप हॉल, वहीं हम वार्म अप करते हैं एंड देन वी डायरेक्टली गो फॉर द मैचेस। मैं पहले अंदर जाता हूँ, आई सिट इन द हॉल फॉर 10 मिनट्स, आई जस्ट बी अवेयर कि क्या चीज़ क्या है, एंड आई एंटर्ड एंड आई वॉज अ बिट लाइक स्टारस्ट्रक, या जैसे आप यार ये क्या, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, ऐसे मुझे फील हुआ। तो उसके बाद आई थिंक जब फर्स्ट मैच था थोड़ा डिफ़िकल्ट था टू गेट यूज टू इट कि हॉल के अंदर क्या चीज़ें हैं और आप मैच किस साइड से विंड है, थोड़ा एडजस्ट होने के लिए। एंड देन आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प मी कि मैं फर्स्ट मैच खेला, सेकंड मैच खेला, एंड आई वाज इन दैट रिदम। तो मैं by match it started getting better and I was able to like focus more in the game from the Adjust second हो गए match, the होंगे। third match, because first match I was still इधर उधर चीज़ें दिख रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, बगल के मैचेस चल रहे हैं, तो वो एक वो प्रेशर अलग ही होता है। थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है वो टाइम पे। एंड दीज स्मॉल डिटेल्स ओनली मैटर्स बिकॉज आई थिंक इन द प्रिपरेशन एवरीथिंग यू नो कि आप क्या कर सकते हो, बट सर्टेन थिंग्स यू हैव टू अडेप्ट एंड देन गो अबाउट इट। हर दिन इंडियन कंटिजेंट के एथलीट्स मिलते थे, या राइट, Yeah. अलग स्पोर्ट्स से या सो बातें होती थी। So we were in the same building, पूरे इंडियन कंटिजेंट के, and there was a recovery room नीचे, and there were 3 common rooms where there was ice bath setups, physios, everything. So it was nice कि आप नीचे recovery करने जा रहे हो, you see someone,
like Srijesh भैया or anyone, you talk to them, know about them कि क्या हुआ, and then वहाँ पे नीचे टीवी भी लगा रहता, तो if someone is playing from India, everyone would go and वाह। watch and support वहाँ पे जाके. वाह। So every time before a match I made sure कि यार मैं रूम से बाहर ना निकलूँ, कम निकलूँ, क्योंकि I want to get into the zone of playing, so I don't want बहुत to सही। talk about too many things before the match. Okay, in the evening matches खत्म हो गए and I'm doing the recovery, then it's fine. I'll go for a walk, go for a meal, and then come back and then again focus on the bigger things. वहाँ वाइब क्या होती थी? हर कोई टेंशन में था। आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि बहुत बढ़िया हर किसी के क्वेश्चन। लिए हाई प्रेशर इवेंट है, तो आप ये जो क्वेश्चन है ना कि वहाँ पे कैसा वाइब, मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा था, कैसे लोग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे, जैसे आप कभी टीम इवेंट खेलने गए हो, तो आपके आसपास के लोग जब आपको, मतलब आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई और भी खेल रहा है, वो लोग अगर आपको बताए ना यार आज बैडमिंटन का कोर्ट है ना बहुत स्लिपरी है यार, ये है वो है, मतलब कुछ भी बातें कर रहे हैं, मतलब टेंस वाली बातें कर रहे हैं कि आज ये नहीं हो पा रहा है, आज वो नहीं हो पा रहा है, तो इश्यू सबसे बड़ा क्या होता है पता है? वो चीज़ आपके दिमाग में भी घुस जाती है, एक बार दो बार नहीं। तो आपने जो टॉप के प्लेयर्स को देखा होगा ना, वो अलग ही बैठे रहते हैं, वो अपना ही देखते रहते हैं, उनको कोई कोई नहीं भाई, देखेंगे कोर्ट में जाके देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बस में एथलीट्स की वाइब क्या होती थी? I think over the years इतना we have played tournaments and इतना चीज, तो I think you can't make out कि सामने वाला टेंशन में है या नहीं है. I think whenever you meet them it's all very normal and chill, and I think off court everyone is super fun, and even the other athletes, when you go to the dining hall at times you see a lot of other players, you talk to them, maybe know about the sport, और कोई स्पोर्ट्स से हम लोग भी बात करते हैं, अरे आपके उसमें कैसा है, हमारे उसमें तो ये चीज़ें आती हैं and आपके क्या चैलेंजेस हैं. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग, वो एक जो मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट्स है उसकी एक खासियत है कि आपको काफ़ी कुछ अदर स्पोर्ट्स के बारे में जानने को मिलता है. जैसे क्या जाना? आई थिंक जब तक मैच था तब तक तो मैं मतलब अपने मैचेस ही में था, बट आई थिंक आफ्टर माय सेमीफाइनल, लाइक द ब्रॉन्ज मेडल मैच, Indian hockey team was playing the semi-finals, so I went there, I saw, and it was amazing. The intensity, everything, it was just amazing to watch them play. वेन्यूज सारे पास में ही थे? नहीं, it was spread over all the places. So ours was 20 minutes right from there, and the athletics was just close by. Then the hockey somewhere, so all different venues. Okay. वाइब कैसी थी पेरिस में? Around the village it was all like police and this and that, and also a lot of, I would say, threats buses mein. So even when the athlete bus is going, they would seal it. Police har jagah hai, like lot of checking. Even the Caesars were not allowed कि for that you have to take a separate permission कि कभी मैच में गट टूट जाती है, you have to quickly cut it, तो उसके लिए the tapes and everything. So काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी अराउंड द विलेज, अराउंड द स्टेडियम्स. बट अगेन पेरिस वॉज, माई मॉम एंड डैड, माई ब्रदर, दे वर देयर. तो आई थिंक एवरी डे दे वर जस्ट हैविंग फन, बिकॉज मैं तो विलेज के अंदर रहता था. जब मैचेस होते थे दे वर देयर, एंड बाकी टाइम दे वुड गो अराउंड इन द सिटी, कभी कहीं इंडिया हाउस. सो इट वॉज नाइस, दे हैड अ रियली नाइस टाइम एज वेल. Okay. You'll take away good memories from the whole Olympic experience? Yes, a lot of them, I would say, especially in terms of badminton, या मेरा गेम को लेके प्रोफेशनल उसको लेके, lot of the things that I did मैं आगे आने वाले टाइम पे भी ट्राई करूँगा, because somewhere I could achieve my season best, I would say. And, Exactly. in that tournament, if I would put it that way, वो मैं कर पाया. I mean आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे भी कि ओके इतना क्लोज आके नहीं आया, बट समवेयर जो मेरा प्रिपरेशन था स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन आई क्वालिफाइड, उसके बाद से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और काफ़ी कुछ सीखा है उस जर्नी में. और
एंड मैं ये कहूँगा कि लास्ट 1.5 years बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा। कनाडा ओपन लास्ट ईयर था 2023 का, लाइव किया था मैंने रात को वहां पे लाइव हो रहा था, कितने 1-1:30 बजे के आसपास। और जिस लेवल का गेम प्ले सैनलक्ष्य ने दिखाया भाई साहब, अब बोल नहीं सकते। अटैक और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना कि टॉप लेवल की गेम प्ले उस दिन मुझे दिखी थी सैनलक्ष्य की। तब दिखा कि यार अटैकिंग गेम प्ले इनकी है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो 2-3 टूर्नामेंट्स खेली, उनकी गेम ही थोड़ी बहुत चेंज हो गई। वो रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो उनकी गेम प्ले, ऑफ कोर्स उनकी गेम प्ले है रैली करना, पर रैली के बीच में भी जो अटैक्स है ना, डेडली अटैक्स जो सैनलक्ष्य करते हैं, बहुत कम प्लेयर्स है वैसा कर पाते हैं। तो उसके बाद वो चीज़ दिखी ही नहीं। इस बार भी जो जॉनथन को हराया ना स्टार्टिंग के ओलंपिक्स में, स्टार्टिंग में, वहां पे वो पुराना सैनलक्ष्य दिखा लास्ट ईयर के कनाडा ओपन वाला। भाई समझ लो भाई, ये हरा के रहेगा सामने वाले बंदे को, कुछ भी हो जाए। बट जैसे बोलते हैं ना कि एक्सेल्सन के सामने उनका जो थोड़ा बहुत हो गया कि फर्स्ट सेट एक्सेल्सन ले गए, इवन सैनलक्ष्य जीत रहे थे, चलो ठीक है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है तो हो सकता है कोई भी छुए। बट जब लीजी जिया के साथ बारी आई, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि लीजी जिया के साथ वाली मैच भी आराम से जीत सकते थे सैनलक्ष्य। बट यार वही चीज़ है, पर क्या ही बोले इस चीज़ कि में। मैंने जब स्टार्ट किया ओलंपिक क्वालिफिकेशन, अच्छे 4-5 टूर्नामेंट आए। आई वॉन द कनाडा ओपन, यस। आई प्लेड द सेमीज इन यूएस ओपन, देन जापान ओपन, आई रीच द सेमीज। बट एक पॉइंट आया, 7 स्ट्रेट फर्स्ट राउंड एग्जिट, एंड बाय जनवरी वो फेज ऐसा चल रहा था कि आई वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि यार ये क्वालिफिकेशन भी हो पाएगा नहीं होगी। हो पाएगा। आई वॉज around 19 or 20 in the ranking. I had to be inside top 16, and to be safe 13-14, that to just to qualify. And my aim was कि यार मैं ranking और better करूँ ताकि I get a better draw, but वो चीज़ें नहीं हो रही थी वो टाइम पे। तो I was under a lot of pressure वो टाइम पे कि कैसे होगा, like 7-8 first round exit। and गलत क्या हो रहा था तब? I think जब क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ, आई प्लेड ये पॉइंट है, ये सुनना इम्पोर्टेंट है। देखो उन्होंने जो चीज़ बोली ना कि बहुत सारी मैचेस वो जीते थे, ऑफ कोर्स वो सारी मैंने लाइव देखी थी, मैंने उनके रिएक्शन भी दिए थे, मतलब लाइव एनालिसिस उसके चीज़ के कर रहे थे। वो जीते, कुछ में सेमीज तक पहुंच गए, बहुत अच्छा उनका चल रहा था। वो इसको उसके बाद बहुत ज़्यादा 6-7 जो टूर्नामेंट्स थी उसमें कंटिन्यूस फर्स्ट सेकंड राउंड में हार रहे थे वो। तो ये रीज़न जो बोल रहे हैं ना, ये आपको एज एन प्लेयर भी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी फेज आए तो उसके अंदर क्या गलत चल रही है वो सैनलक्ष्य सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स हियर एंड देयर। तो एक टाइम पे वो ट्रेनिंग का टाइम उतना नहीं मिला, वेयर इन एंड देन इन बिटवीन आई गॉट इंजर्ड फॉर 2 weeks, then to come back from it, इंजरीज बहुत then the होती form हैं। wasn't great, few tough matches, already 3-4 फर्स्ट राउंड एग्जिट हो गए। दैट मेंटली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, लाइक एंड द क्वालिफिकेशन पीरियड फिर 3 महीने का ही बचा था। इन दैट आई हैड टू गेट एटलीस्ट 2 to 3 गुड टूर्नामेंट्स। एंड वो टाइम पे काफ़ी चीज़ें फिर मैंने रीसेट किया कि आई गिव मोर टाइम टू ट्रेनिंग एंड रेस्ट एंड रिकवरी, स्पेशली बिकॉज आई वाज ऑल्सो गेटिंग इंजर्ड। एंड वो उसका ध्यान में रखते हुए आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अगेन, building my fitness levels up. So around February end, I was able to get my fitness levels a little bit better, and also played more matches, because once you start losing in the first round, you don't get यहीं पे 2 माइंडसेट चेंजेस आते हैं। आप कभी इंस्टाग्राम पे तो होंगे ही ऑफ कोर्स। तो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं ना, जैसे एंडर्स एंटोनसन, देन विक्टर एक्सेल्सन, देन इंडोनेशिया के प्लेयर्स हैं जोनाथन क्रिस्ची, ये सारे प्लेयर्स को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, देन आन से यंग है, देन टॉप के टाई जुइंग, अकाने यामागुची, इंटनॉन, ऐसे टॉप के प्लेयर्स हैं ना सारे, जो कैरिन अमरी इनका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इन लोगों की प्रिपरेशन आप देखना, बहुत शॉर्ट आपको मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, उतना मतलब कंप्लीट नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। आप उस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करोगे, उनका टारगेट ही अलग होता है। देखो अभी जैसे मैं कुछ भी सैनलक्ष्य को अगेंस्ट या कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अब वो क्या सोच रहे होंगे वो मतलब उनके अंदर ही होगा कि क्या करना है क्या नहीं, वो उसके रिलेटेड मैं कोई भी वो नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं चीज़ जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे इंडिया में जो एथलीट्स हैं
उनका मतलब वो जो बोलते हैं ना माइंडसेट और ये फॉरेन माइंडसेट में सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये दिखता है। मैं कहीं पे भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि फॉरेन ऐसा होता है ये होता है, बट जो माइंडसेट आपको दिखता है ना वो ये होता है कि अरे क्वालिफिकेशन तो भाई सिर्फ नाम है, आप जा सकते हो वहां पे, बस इतना ही है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कोई आप अगर क्रिकेट भी देखते हो तो आप देखो कि इंडिया जितने सालों से हारे जा रहा था, हारे जा रहा था, हारे जा रहा था, क्या हम क्वालिफिकेशन के लिए रो रहे थे क्या कि क्वालिफिकेशन कब हो जाएगी हमारी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम कब क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई भी मतलब रो रहे इन द सेंस कि हम इस चीज़ पे थोड़ी फोकस करते हैं। जैसे हम वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे हैं क्रिकेट के अंदर, तो हम ये चीज़ थोड़ी सोचते हैं कि हम क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, हमारा फोकस होता है कि इस बार वर्ल्ड कप आना चाहिए। तो सिमिलरली कोई एक एथलीट जब स्टेट लेवल खेलने जाता है, नेशनल लेवल पे खेलने जाता है, मैं खुद मेरी बात करूं तो स्टार्टिंग के मेरे 2-3 साल थे जो बैडमिंटन में, मेरा फोकस ही ये रहता था कि मेन ड्रॉ जो टोटल 16 या 32 लोग होते हैं ना उसके अंदर बस नाम आ जाए, मेरा बस नाम आ जाए, मैं उसके अंदर क्वालिफाई कर जाऊं, मेरा यही माइंडसेट रहता था। बट धीरे 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 चीज़ें समझ नहीं आई, बट जब तक समझ आई तब तक बहुत ज़्यादा एज हो गई थी मेरी। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि माइंडसेट आपका कहाँ पे बैठ रहा है, आप सोच के आ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। वहीं पे आते हैं फॉरेन के प्लेयर्स, उनका माइंडसेट ही देखो कि वो लोग पहले ही सोच रहे होते हैं कि जाना कहाँ पे, पहुंचना कहाँ पे, उसके लिए प्रिपरेशन। आप जाके एक बार सर्च करना 2020 के पहले की विक्टर एक्सेल ने ओलंपिक के लिए जो प्रिपरेशन की थी, वो जाके पूरा वीडियो उन्होंने अपलोड कर रखा है, वो देखना। एंड 2024 के पहले की भी उन्होंने प्रिपरेशन डाल रखी है। आप उसके पहले के 2-3 महीने के जो बोलते हैं ना कि शीयूची या फिर शीयूची के तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको, क्योंकि वो चाइना के है तो वहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है सब। दूसरे भी प्लेयर्स हैं तो उनके अगर आप जाके देखोगे तो उनका प्रिपरेशन 2-3 महीने पहले ही शुरुआत हो जाती है। किस चीज़ की? ओलंपिक्स की जो आ रहा है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है कि इसके लिए क्या करेंगे हम। तो अभी जो सैनलक्ष्य ने बोला कि हमारा लास्ट 3 मंथ्स बचे थे और 2-3 टूर्नामेंट्स जीतनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी ऑफकोर्स उनको क्वालिफाई करने के लिए, बट वहाँ पे भी जो बोलते हैं ना कि ऑफकोर्स उनके जो कोचेज और उन लोगों ने भी उनको पता ही होगा कि हो जाएंगे सैनलक्ष्य, वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं तो हो जाएंगे। और मुझे भी पता है कि मैं लिख के देता हूँ यार, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत विक्टर्सन के सामने किया होता तो वो गोल्ड या फिर सिल्वर तो पक्का लिख के सैनलक्ष्य लेके आते थे, इनके अंदर कैलिबर है उस चीज़ का। बट जो माइंडसेट ये चेंज मुझे बहुत बड़ा लगता है कि यार छोड़ देना इन द सेंस कि हम क्यों वेट करते हैं इतना, आप पहले ही क्वालिफाई कर लो 6-7 महीने पहले। क्या चेंजेस आ रहे हैं? ऑफकोर्स वो इंजर्ड हुए थे, उन्होंने क्लियर चीज़ बोली, इंजरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट यार आप एक चीज़ नोटिस करो कि कैरोना मरीन के पूरी नी ही अलग हो गई थी। आप सोच रहे हो, लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत चिल्लाती हैं, ये कर रही है, वो करे, बहुत बोलती रहती है। आप वो चीज़ को क्यों नोटिस कर रहे हो? मे बी वो चीज़ आपको कान में इरिटेट कर रही हो, बट यार उनका माइंडसेट देखो, उनका गेम प्ले देखो किस लेवल का है। इवन उनके सामने आंसियांग आ जाए जो उनको पता है कि वो उनको नहीं हरा सकती, उनके सामने भी वो अपना 1000% देती है। आप समझ रहे हो? उनके वो हावी नहीं होने देती सामने वाले को उनके खुद के ऊपर। इवन वो 19-10 या 9 पे भी पीछे चल रही है तो भी वो चिल्लाएंगी कम ऑन मैं कर सकती हूँ। तो ये माइंडसेट हमारे, मैंने बहुत कम देखा है कि हमारे इंडिया में ये चीज़ होता है। तो आपका 6-7 महीने पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या है, हमें ओलंपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। तो ये थोड़ा बहुत ये मेरा सोचना है। ऑफकोर्स आपका क्या सोचना है आप कमेंट में बता सकते हो। आगे देखते हैं वीडियो। दैट मैच प्रैक्टिस, और आपको मैचेस में आंसर ढूंढने हैं, लाइक हाउ मच एवर यू ट्रेन, आपको वो मैच प्रैक्टिस चाहिए कि आप उसके अंदर आप एक टफ सिचुएशन में हो और फिर वहाँ से करो। अपनी बाहर से मैं डिस्कस कितना भी कर लूँ यार, ये टाइम पे ये नहीं हो रहा है, वो टाइम पे वो नहीं हो रहा है, बट आई सिचुएशन थिंक आ वंस यू जाती आर है। इन द मैच देन ओनली यू हैव टू फाइंड दोज आंसर्स। तो आई एम हैप्पी कि जब मैंने फ्रेंच ओपन खेला, इट वाज इन द सेम वेन्यू, वो एक टेस्ट टूर्नामेंट टाइप का भी था बट अ बिग टूर्नामेंट, दैट एंड ऑल इंग्लैंड I would make it to बहुत the बढ़िया। semi-finals, and then I could see the qualification through. And All England is a big one, so I did well पॉइंट्स there. मिला। It gave me a lot of confidence कि मैं कर सकता हूँ। फिर जैसे ही पता चला कि okay, now I have made the cut, I'm in for the Olympics. Day one, chopped the calendar for next 3 months कि क्या करना है, कैसे यस। करना है, और कौन से टूर्नामेंट खेलने हैं, हाउ मच टाइम टू गिव फॉर रिकवरी, और प्रिपरेशन कैसे ट्रेनिंग करनी है, कहाँ कहाँ प्लान करना है ट्रेनिंग का। तो वो किया एंड काफ़ी मज़ा आया इस प्रोसेस में। अभी मैं जब बैठ के देख रहा हूँ पूरी मेरा पूरा टीम, इवन वन कुछ इंजरी हो जाता था या वो टूर्नामेंट्स के
ये नहीं आ रहे थे, everyone was under pressure, but I mean I really enjoyed it, the whole thing. I mean even when जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, I was always hopeful कि नहीं होगा, like होगा and I'll make a comeback. वहाँ से to finish fourth has been a wonderful journey, but again a little bit heartbreaking in the end. कोई बात उस नहीं। दिन आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी? क्योंकि ऑन वन एंड you've come that far, on the other end In the end, उस दिन आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी? क्योंकि ऑन वन एंड you've come that far, on the other end वो एक एथलीट का वो टाइगर मेंटालिटी रहता, तो खुद के इमोशंस और साइकोलॉजी को कैसे हैंडल किया उस दिन? काफ़ी बुरा लगा मैच के बाद। कुछ लेकिन मीडिया से भी मैं बात कर रहा था, बट कुछ बोलने को नहीं हो रहा था कि क्या हो गया, मैं मतलब क्या हुआ मैच में। अदरवाइज इवन आफ्टर द मैच वी नो कि लाइक मतलब क्या हुआ मैच में, क्या नहीं हुआ, इवन व्हेन यू लूज और विन। बट वो दिन पे नहीं उतना चीज़ें मतलब समझ आ रही थी, या उस टाइम पे तो मैं गया इवन प्रकाश सर, विमल सर से आई हैड अ डिस्कशन कि लाइक दे वर टेलिंग कि क्या क्या और बेटर कर सकते थे एंड एवरीथिंग। एवरीवन वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि इतना पास आके मेडल रह गया। बट एंड देन आई वेंट बैक होम। बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था, टू गो आउट फॉर डिनर एवरीथिंग। तो my brother, my mom, they were there outside the village. They said, come on, let's go out for a meal. My whole team was there, physios, trainers. And then I met my mom and dad. They hugged me and for like 5 minutes straight and said, you did everything you could. और थोड़ा इमोशनल था मेरे लिए भी वो टाइम पे। एंड बट वो चीज़ थोड़ा कंफर्टिंग लगा और थोड़ा बेटर हुआ उसके बाद। बट उससे पहले तक काफ़ी बुरा लग रहा था, एक रूम से बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। नॉट इवन डिसअपॉइंटमेंट। फीलिंग हंग्री कि मैं जाके कुछ खा लूँ बाहर, या बिकॉज काफ़ी भूख टफ नहीं मैच लगती भी है बहुत टाइम था, तक। 3 सेटर लॉन्ग मैच। तो जब मिला पापा मम्मी से, दे हग्ड, दे सेड यू डिड वेल, द होल इंडिया सॉ इट एंड होल इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। वरी मेडल या नहीं मेडल, you are the star for us. Yeah, You are the star for us, bro. thank you. I don't think people ये समझते हैं कि एक ओलंपिक एथलीट की जर्नी कितनी मुश्किल भी हो सकती है, राइट? मेंटालिटी एस्पेक्ट से स्पेशली, नॉट जस्ट कि ओलंपिक्स में मेंटालिटी इज़ द मेन फैक्टर, Yeah, बट ये हैंडलिंग लॉसेस शायद ये स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी सीख होती है किसी स्पोर्ट्समैन के लाइफ में, yeah, बिकॉज इवेंचुअली इन लाइफ you get better through losing, yeah. and you end up losing usually more than you More win. than win. Yeah, that is right. I mean, सही बात है कि हम सीखते हैं लॉस के बाद, बट अगर आप सीखे ही नहीं हो और सेम गलतियां बार बार करे जा रहे हो तो कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। आप एक टूर्नामेंट में हारे हो कोई एक गलती की वजह से कि ये चीज़ें मैंने नहीं कर पाई इस बार, मेंटालिटी, फुटवर्क, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ हो गई। नेक्स्ट टूर्नामेंट आप उस चीज़ को प्रिपेयर करके नहीं आ पा रहे हो, ठीक है ये टूर्नामेंट भी हो गई, बट एक की एक चीज़ कंटिन्यू हो जा रही है, देन आप में प्रॉब्लम है, आपको वो चीज़ ग्रो थ्रू करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं मतलब हारा हूँ तो ही सीखूंगा, हारने के बाद ही सीखूंगा। आप जाके देखो, विन लॉस देखो कोई भी टॉप प्लेयर्स का, कितने कम लॉसेस होते हैं। तो वो एक लॉस मैंने देखा था लास्ट ईयर, सिर्फ एक या इस साल भी 1 या 2 मैच ही शायद एक्सेल्सन हारे थे। आप ऑफ कोर्स ये चीज़ बोलोगे कि क्यों बार बार एक्सेल्सन का नाम होता है, उसका रीज़न मैं आगे बता चुका हूँ, वो मैं रिपीट में नहीं बताऊँगा आपको। आप देखो किसी एक प्लेयर के सामने वो जैसे हारे हैं ना, कोई भी एक प्लेयर ले लो, एक कोई 40 या 35 रैंक का था, वो विक्टर एक्सेल्सन को हरा दिया। नेक्स्ट जब उनके सामने मैच आई ना, 5 और 6 में हराया है उन्होंने उनको, एक्सेल्सन ने उनको। तो सोचो एक बार वो हार चुके हैं वो एक्सेल्सन के सामने, नेक्स्ट टाइम कैसे उनको 5 या 6 में हरा दिया। तो हो सकता है कि एक बार उन्होंने सरप्राइज गेम प्ले उनको एक्सेल्सन के सामने ले आए, बट नेक्स्ट टाइम एक्सेल्सन उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे।
तो यही मेंटालिटी आपको काम आएगी। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मतलब सोच भी नहीं सकते इन द सेंस कि आप हारे हो, आज आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे जाके हारे हो कहीं पे भी, तो आपके पास पता होना चाहिए, आपके कोच आपके साथ नहीं है तो आपके पास वीडियो होना चाहिए आपका कि कहाँ पे फुटवर्क गलत हुआ, कहाँ पे शॉट्स गलत हुए। नेक्स्ट टूर्नामेंट जब आए आप उस चीज़ को कवर अप करके आने चाहिए। आप नेक्स्ट टाइम भी हारने के बाद ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ठीक है यार मैं सीखूंगा सीखूंगा। कब सीखोगे? टाइम आउट होता रहता है। देखो जितना जल्दी टाइम चला जाता है आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा मैच हम हारते हैं एंड देन वी विन। मेंटल हेल्थ ठीक रही है ओलंपिक्स के बाद? यस, इट वाज टफ थोड़ा, एक दो मतलब 2-3 दिन नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली इवन, बट उसके बाद यस ट्राइंग टू लुक बैक कि क्या हुआ, कैसा रहा पूरा नेक्स्ट जर्नी, टूर्नामेंट और थिंक हैप्पी विद द वे I played and performed, but again that fire inside is still burning कि नहीं अभी नेक्स्ट 2-3 बाकी है, अभी ओलंपिक्स बहुत कुछ बाकी देख है। लो भाई। सैन लक्ष्य Within a आराम week से we'll फाइनल्स try में to get होंगे, back to आराम से लिख के training देता हूँ, and आराम से next होंगे aim फाइनल्स में। for me is to build my fitness to the next level and again at the same time keep working on my badminton and all the aspects of the game. 3 लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। पहले तो जॉन इब्राहिम, जिन्होंने स्पेशली आपके लिए मैसेज भेजी है, ही सेड थैंक यू। ओके आपकी हर गेम देखी थी उन्होंने, बहुत क्लोजली फॉलो किया, एंड ही सेंट यू ऑल द लक, ब्लेसिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ भेजा। वो आपके बहुत बड़े सुपर फैन है। मैं ओलंपिक्स देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग ऑल द गेम्स। मैं एक स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। कैन आई टेल यू हु? सैन लक्ष्य लक्ष्य सेन, बैडमिंटन आउटस्टैंडिंग। ही मैं बहुत इज बड़ा फैन बन गया हूँ लक्ष्य का, लेकिन आई थिंक ही जस्ट लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स, बट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। मैं कहना चाहूँगा आई सॉ दैट एपिसोड, और मतलब मेरे किसी कज़न ने भेजा मुझे और बोला कि यार जॉन इब्राहिम ने ऐसा बोला है, तो आई एम ऑल्सो अ बिग फैन धूम के टाइम से एंड लाइक बचपन के कुछ हीरोज होते हैं ना, लाइक कि दैट एक्शन हीरो, सो आई एम अगेन अ ह्यूज फैन एंड आई वुड लव टू मीट हिम इन पर्सन एज वेल। क्या आप भी कोहली फैन हो? यस, आई थिंक इंडिया में कौन नहीं है भाई। जो भी स्पोर्ट फॉलो करता है, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग आइडल। तो यस, I'm his fan, and especially his mentality of that aggression and showing that emotions out there. I think yes, I'm a fan. ओके, वुड यू से कि आपकी गेम और उनकी गेम में कुछ कुछ पैरेलल्स है? इट्स 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स, बट मेंटालिटी वाइज एटलीस्ट। I would say थोड़ा अलग है। बहुत ज़्यादा अलग। much वो टीम इवेंट है भाई। जैसे हम बताएं कि हम जा रहे हैं खेलने, 11 बंदे पूरे क्रिकेट फील्ड में जा रहे हैं। आज फील्डिंग चल रही है, तो अगर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल है, आप ऐसे क्लियरली वर्ड नहीं रहे, कोई भी एक प्लेयर ने बॉलिंग की, दूसरे ने कैच नहीं पकड़ा, ठीक है, कैच छूट गया, तो बॉलर ऑफ कोर्स चिल्लाएगा कि भाई तू कैच क्यों नहीं पकड़ रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वो डिसअपॉइंट होगा, वो कैच जिसने छोड़ा है वो सब कुछ। तो कैप्टन या फिर कोई भी आके बताएगा कि ठीक है भाई, हो जाएगा, नेक्स्ट पकड़ लेंगे, हो जाएगा, नेक्स्ट ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज अगर कोई एग्जांपल हमारा ओपनर नहीं खेल पाए, तो मिडल में कोई एक खेलने के लिए है, या फिर सब नहीं खेल पाए तो हार जाएंगे, कुछ भी, मतलब कोई ना कोई साथ में है, टीम इवेंट है वो। उसको आप एक इंडिविजुअल इवेंट से मेंटालिटी के लेवल पे अगर कंपेयर करो तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखो तो जैसे हमारा कोई भी प्लेयर खेल रहा है, जीतता है ना, वो जब वो जीतता है तो उसके बीच के अंदर बहुत ज़्यादा, पूरी मैच चल रही है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा मेंटालिटी के लेवल पे गेम प्ले चल रही होती है। जैसे कि अगर मैंने स्मैश लगाई है तो सामने वाला ने डिफेंड कर लिया, सारे स्मैशेस डिफेंड कर रहा है, तो मुझे अपना गेम प्ले खुद ही चेंज करना है। मुझे कोई बताने वाला है, वो है कोच है, वो भी 11 पॉइंट्स खत्म होंगे या फिर 21 पॉइंट खत्म होंगे एक सेट के बाद बताने आएंगे, वो बीच में टोक नहीं सकते। ऑफकोर्स वो कुछ कोई ना कोई कोचिंग करते हैं, बट ये अलाउड नहीं है। तो वही चीज़ है कि इंडिविजुअल और टीम इवेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क, मतलब मेंटालिटी के लेवल पे आ जाता है
कि कोई ना कोई आपको समझाने वाला होता है कि अच्छा ये नहीं कर पाया ना, तो हमें होप रहता है कि नहीं ये कर लेगा, नहीं ये कर लेगा, नहीं नेक्स्ट ये कर लेगा। इंडिविजुअल में आप हारे हो तो आप पे ही है पूरा का पूरा, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, आपके अलावा कुछ भी नहीं है, आप हार गए, खत्म, फिनिश है। तो मेंटेलिटी लेवल बहुत डिफरेंट होता है। देखते हैं सेन लक्ष्य क्या बोलता है। मच मोर कामर एंड व्हेन मेरे लिए स्पेशली वर्क करता है कि व्हेन आई एम ऑन दैट स्टेट कि मैं बहुत काम हूँ हर, एंड आई एम नॉट टू रिएक्टिव स्पेशली ऑन द कोर्ट एज वेल। द बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा आई थिंक इट कम्स व्हेन आई एम रियली काम एंड कंपोज्ड एंड रियली थिंकिंग अ लॉट। I would say when I am at my best, you won't see any reaction from me. पता चल रहा है आपकी आवाज़ सुनते वक्त ही। थर्ड पर्सन विक्टर एक्सेल्सन, उन्होंने आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है और कहा है कि ही सीज ह्यूज पोटेंशियल इन यू गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट 2-3 ओलंपिक्स इनके है भाई। क्लिप देखा? Yeah. ओके, वी ऑल सी ह्यूज पोटेंशियल इन यू भाई। हम लोग बहुत खुश हैं आपकी बहुत success ज़्यादा को देखकर। पोटेंशियल है। सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट एज वेल। Yeah. जब आप यहाँ आ रहे थे हमारी पूरी टीम एक्साइटेड थी Yeah. कि यार हमारा स्टार आ रहा है। सो आई जस्ट फर्स्ट अगेन वांट टू टेल यू कि आपके लिए बहुत प्यार है इंडिया में आज। Yeah. सो यू आर अवेयर ऑफ दैट राइट, Yeah. Yeah. कि पूरा इंडिया आपको बैक कर रहा है। Yeah. I know. ओके, टैटू दिखाना एक बार कैमरे में। There's a tiger. So yeah. I mean, I have a lot more tattoos. मेरे neck पे भी एक है which says "Sky is the limit" and a lot more in the hand. टाइगर की मीनिंग क्या है? That tiger mentality कि when I know otherwise on the court I'm calm, but before the match I go in with that mentality कि मैं देने वाला नहीं हूँ इसको ये मैच। ठीक है, you play better badminton than me, take it. डाइट के हर लिए एक क्या प्लेयर का ये होना कर रहे चाहिए। हो अब? I think बचपन से ही किया है। For me, प्रकाश सर ने I think he formed a team when I was 12-13. He made sure I had a mental trainer, I had a SNC, I had a physio, एसएनसी क्या? strength and conditioning expert, the sports science expert, who work with us in the gym and for what's up, and then I have the nutrition part of it covered. So all the things सारी I had ज़रूरी है, started बहुत ज़्यादा really ज़रूरी है। young. From that age I have continued to do all those things. भाई मेंटल ट्रेनिंग होती क्या है? मैं क्योंकि अगर किसी ने मुझे मेंटल ट्रेनिंग शब्द कहा, आई ऑटोमेटिकली थिंक मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन। Hmm. और क्या होता है? I think there is lot more than that because certain situations आप जब कोर्ट में होते हो and you feel certain things कि यार इस पॉइंट पे आके मुझे ऐसे लग रहा है, तो there is someone who I can talk to, a professional who I can talk to कि ऐसा हो रहा है, and before the matches I'm not able to sleep, ये क्यों हो रहा है, like address it, maybe next time फिर से होगा, but तीसरी बार नहीं होना चाहिए या चौथी बार नहीं होना चाहिए। यू हैव टू आस्क दोज क्वेश्चंस टू अ प्रोफेशनल कि ये क्यों हो रहा है। येस, यू हैव टू डू विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ऑल दोज थिंग्स रियली हेल्प, बट अगेन द सिचुएशंस ऑन कोर्ट, ऑफ कोर्ट, if something is bothering you, you have someone to talk to, and in sport when the margins are really short कि आप 1 पॉइंट से हार रहे हो, 2 पॉइंट से हार रहे हो, आई थिंक इट कैन मेक अ डिफरेंस कि बहुत अगर बड़ा। वो मेंटली जो आपको प्रेशर लग रहा है या जो आपको सोचो, एक चीज सोचो, जो अभी इन्होंने बोला ना 1-2 पॉइंट, आप एक चीज सोचो, जो सेमीफाइनल चल रही थी एक्सेल्सन और सेन लक्ष्य की, वहां पे 17-13 से सेन लक्ष्य लीड कर रहे थे और मैंने बोला आज गया भाई, आज एक्सेल्सन गए भाई, आज आउट है क्लियर। मुझे जो जोनाथन के सामने मेंटालिटी थी वही वहां पे मेंटालिटी दिख रही थी मुझे सेन लक्ष्य की, मतलब वो भाई जीत गए, यहाँ पे जीत गए। उसके बाद एक चीज सोचो, उसके बाद वहां से 21 स्कोर कर गए एक्सेल्सन जीत गए वहां से। किस लेवल का माइंडसेट एक्सेल्सन का होगा और उन्होंने कौन सी चीजें यूज की होगी सेन लक्ष्य के सामने। तो जैसे उनका है, ऑफ कोर्स उनका माइंडसेट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप बहुत पीछे जा रहे हो
जैसे यही एग्जांपल हो 17-13 या 12, आई डोंट नो, पूरा प्रॉपर पॉइंट्स याद नहीं है मुझे, तो इतना 5 या 6 पॉइंट्स का तो डिफरेंस था ही, एक्सेलसन पीछे थे। तो वहां पे एक्सेलसन का क्या माइंडसेट चल रहा होगा कि क्या फर्स्ट सेट जाने दूं, सेकंड सेट में देख लेंगे, बट स्टिल उन्होंने स्टिक किया ये चीज पे कि नहीं, लूंगा तो मैं फर्स्ट सेट ही। सोचो उनका क्या माइंडसेट चल रहा होगा, मतलब वो विनिंग माइंडसेट पे जा रहे थे, और वहीं पे जो जीत रहा है, मतलब सैन लक्ष्य जीत रहे थे वहां पे, वहां से वो फर्स्ट सेट हार गए। तो जब वो हाफ टाइम खत्म, मतलब हाफ टाइम बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेट खत्म हुआ होगा, उसके बाद जो उनके कोचेस और उनके साथ सैन लक्ष्य ने बात की होगी, सोचो वहां पे सैन की क्या मेंटालिटी चल रही होगी। आप समझ रहे हो कि कहीं पे आप जीत रहे हो, आपको पता है कि ये सेट मेरा है, कुछ भी हो जाए, कंफर्म, ऑलमोस्ट कंफर्म, आप बोलते हो कि नहीं यार मैं आज ये इवन वर्ल्ड नंबर 1 को मैंने बीट कर दिया है इन सारी चीजों में, उसके बाद हार रहे हो, तो सोचो मेंटालिटी कितने डाउन लेवल पे चली जाती है। वहीं पे आप सोचते हो ना कि कितने स्ट्रांग हो, कितना ये सारी चीजें, क्वेश्चन होते हैं ना, आपके कोचेस आपको समझाते हैं, वहीं पे वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है, जो उन्होंने बोला ना कि एक मेंटल कोच है और वो सारी चीजें, तो उनके जो कोचेस और उन्होंने क्या बात करते हैं क्या नहीं, वो सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप समझ रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक और सिंपल एग्जांपल दूं तो कैरिना मरिन जब किसी के सामने खेलती है तो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है भाई, एग्रेशन नेक्स्ट लेवल होता है। एग्जांपल दूं तो पीवी सिंधु के साथ लास्ट ईयर की जो कंट्रोवर्शियल मैच थी, सोचो किस लेवल पे उन्होंने पीवी सिंधु को वहाँ पे प्रेशराइज किया था। वो टोटली कैरिना मरिन वहाँ पे गलत थी, फिर भी वो वहाँ पे प्रेशराइज कर रही थी। तो जो हाफ टाइम हो रहा था तब पीवी सिंधु के साथ जो उनके कोच थे उन्होंने क्या बात की होगी, पीवी सिंधु मैम क्या सोच रही होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर आप प्लेयर हो तो ये सारी चीज़ों को कभी भी मतलब है ना, इसको साइड में मत कर देना, हमेशा सोचना कि इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ। थोड़ा डिफ़िकल्टी है किसी चीज़ में, आपके पास कोई बात करने के लिए, आपके पास वो आंसर्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। और सर हमेशा कहते थे कि कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट से इट, पूछ लो। मतलब जो भी है आप आके बताओ, विल एड्रेस इट। फर्स्ट थिंग इज़ टू एड्रेस इट, एक्नॉलेज इट एंड देन ओवरकम इट। यानी कि खुद की दिमाग को नेविगेट कैसे करते हैं, ये मेंटल ट्रेनिंग से आप सीख सकते हो एज एन एथलीट। या सो सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन सिचुएशंस आपको दिक्कत आ रही है कि वंस यू आर लीडिंग एंड देन you tend to maybe take it a little bit देखा easy. जो So पॉइंट बोल रहा था maybe वही बोल रहा हूँ। वो टाइम पे आपको लग रहा है थोड़ा प्रेशर आ रहा है या यू वांट टू टेक मोर टाइम, सो देयर आर सम टेक्निक्स कि आप सर्व करने से पहले यू जस्ट क्विकली डू अ जंप। सो यहाँ पे फिर से अभी अभी नहीं, ये पूरा वीडियो देख लो, इसके बाद ये लिख के रखो कहीं पे हो तो अभी के अभी लिख के रखो। आप इनकी मैच याद करना विक्टर एक्सेल्सन के साथ, उसमें विक्टर एक्सेल्सन सर्व करने से पहले 4 सेकंड का वेट कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ये भी एक टैक्टिक थी, लेट सर्व कर रहे थे। तो जब आपके सामने वाला इतना ज्यादा टाइम ले रहा होता है ना, जब आप आए सर्व कर दिया, रैली शुरू हो गई, पॉइंट कोई भी जीता, चलो वो चीज साइड में रखो, बट एक्सेल्सन वेट कर रहे थे, सब एकदम शांत, पूरा मतलब ओलंपिक्स बोल रहा हूँ, स्टेडियम पूरा शांत हो गया। 4 सेकंड ऐसा लगा रहे हैं वो, 4 सेकंड विक्टर एक्सेल्सन, उसके बाद सर्व कर रहे हैं। सोचो हम जो एज ए मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मैं भी सोच रहा हूँ कितना टाइम लगेगा भाई सर्व कर, और मैं इतना सोचूं ना कि जल्दी सर्व कर, इससे पहले तो मतलब सर्व आ जाता है। समझ रहे हो कि मैं अगर 4 सेकंड या 5 सेकंड तक भी ले जा रहे थे विक्टर एक्सेल्सन, अब सोचो तो वहां पे वो प्रेशराइज कर रहे थे सैन लक्ष्य को, ये ऐसे सर्व करके। फर्स्ट सेट में जब वो लीड कर रहे थे ना सैन लक्ष्य, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था एक्सेल्सन ने पूरा। ये अभी ये वीडियो खत्म हो उसके बाद वो जाके देखना, और उसके बाद ये वीडियो में कमेंट करना कि मैंने सच बोला है कि नहीं, मतलब सच बोला इन द सेंस कि ये चीज आपने नोटिस की थी जब लाइव देख रहे थे या नहीं। तो वही चीज सैन लक्ष्य पे बता रहे हैं। माइंड ऑटोमेटिकली इज अलर्ट, और रिसीव करने से पहले यू वांट टू गो ऑन एन एग्रेसिव मोड एंड यू आर फीलिंग दैट लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, जस्ट मे बी डू अ फ्यू जंप्स और like those techniques, like small techniques and reminders to take more time. एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल है, न्यूट्रिशन रिलेटेड। इसमें थोड़ा बहुत और डीप जाना चाहिए था मेंटालिटी के लेवल पे, क्योंकि और जो प्लेयर्स हैं ना इंडिया में, उनकी भी उस चीज़ में हेल्प हो जाती, क्योंकि हर एक प्लेयर को ये बोलते हैं ना कि मेंटली जो सिखाने वाला हो वो हर एक प्लेयर को नहीं मिलता है। स्टेट लेवल या नेशनल लेवल जो खेल, इवन नेशनल लेवल पे भी मैंने देखा है कि लोग वहीं पे स्टेडियम में ही कहीं पे सो जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और सब कुछ। तो ये सारी चीज़ ऐसे लोग, ऐसे प्लेयर्स को भी मैंने देख रखा है।
तो कौन सा ही मेंटल गेम वहाँ पे वो मतलब उनको कितना ही मेंटल चीज़ें उनको कौन सिखाने वाला होगा। तो अगर ऐसे वीडियोस उसमें थोड़ा बहुत और डीप गए होते तो सीखने और भी प्लेयर्स को मिलता कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूट्रिशन जो और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ब्रीफली बता सकते हो कि फ्रॉम अ न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव आप क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हो? सो फॉर मी बचपन में ऐसे था कि लाइक मुझे वेजिटेबल्स नहीं खाने, ये नहीं खाने, वो नहीं खाने, बट ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज़ किया कि दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आई Fibers. वुड से मॉर्निंग्स व्हेन आई स्टार्ट विद अ स्मूदी. So it's light, like not too light, a good oatmeal smoothie with 2 eggs. उस time पे there is this hydration plan that is going on. I start with the BCAA, then some electrolytes during training, water, and then the moment I finish a banana थोड़ा और and a deep जाओ। protein shake. वे प्रोटीन? Whey protein, yeah. Immediately after Important है, training, बहुत so ज़्यादा important that है। the muscles recover. And then afternoon I'll have again a medium kind of a meal कि मैं एकदम stuff ना करूँ खुद को, क्योंकि again शाम को फिर से practice है. Maybe have a meal post session. Before leaving for the session, again a small meal so that it gives you energy for next. आई एम अज्यूमिंग थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा कार्ब्स, थोड़े Yeah. से Yeah, वेजिटेबल्स। everything on the plate. ऐसा everything calculated basically कि कितना चिकन जाना चाहिए, कितना rice, and then some vegetables, maybe dal, all those things. And then evenings when I finish, again a protein shake, and then a big heavy meal, like a good meal कि उसके बाद 7:38 I have a big meal, and then 2-3 hours before I go to sleep, अगर लगा कुछ भूख लग रही है, maybe some fruits at that time, or maybe a oats meal smoothie. And then then just the hydration plan, coconut water and all my electrolytes, BCAA, that keeps going in, so that and again all the multivitamins, the levels of the blood report that are there, so keep changing accordingly. जो आपने कहा लंच और डिनर में, ठीक है, प्रोटीन, कार्ब्स और All वेजिटेबल्स खा रहे हो। vegetables, yeah. प्रोटीन में आपके प्रिफर्ड प्रोटीन ऑप्शन है चिकन? Yeah, chicken, fish, and twice a week red meat. Yeah. ओके, यू फील कि द रेड मीट हेल्प्स यू? Yeah, because whenever, especially we are traveling and we are traveling abroad, everywhere we won't get chicken or this and that. So yes, red meat at that time. थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, maybe 3 times a week, 4 times a week, कभी कभी it's fine. But whenever in training, in my setup, I try to follow it 95%, 100% of it. ठीक है, टूर्नामेंट में थोड़ा आगे पीछे होता है. So yeah, but mainly proteins are chicken, fish, meat, and I don't take any milk products. So substitute of Lactose that intolerant? almond milk, soya milk, all those things, and eggs again. ओके, और कार्ब्स के लिए? Rice, pasta, बेस्ट। and आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे नोट्स लेना शुरू करो। अगर बैडमिंटन प्लेयर हो आप तो ये जो बोल रहे हैं ना उसको नोट करो। प्रोटीन की जो बात की वो अगर आपको समझ ना आई हो तो बता दूं, प्रोटीन सबसे मेजर चीज़ है आपके मसल्स के लिए। आपके लेग मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना कि रिकवर नहीं हो पाता है। आप, मैं खुद की बात करूं, अगर 90% में इंडिया के, मैं उसके अंदर भी आता हूं, जितने इंडियन प्लेयर्स को देख रखा है मैंने, जितने के उनके डाइट की लगी पड़ी होती है, उनको कुछ नहीं पता होता है क्या खा रहे हैं क्या नहीं। वो बाहर जाके बर्गर टिका रहे हैं, वो कुछ भी मिल रहा है दिन का वो खा के अपना ख़त्म कर रहे हैं। ये अगर आपका गोल ही नहीं है कि आपको इंटरनेशनल जाना है या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, टॉप लेवल पे जाना है, आपका गोल ही नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद आप जो खाना है खाओ, जो करना है करो। मैं अब एथलीट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप बैडमिंटन का ये वीडियो प्रॉपर देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इंटरेस्टेड ही हो बैडमिंटन के अंदर।
तो आपका जो खाना, आपके जो मतलब मैक्रोज आपके अंदर जा रहे हो, उसमें प्रोटीन का इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा ये होता है कि आप रात को सो रहे हो तब आपकी रिकवरी हो रही होती है, तब आपके मसल्स मेन बन रहे होते हैं, उस चीज़ में प्रोटीन हेल्प करता है। मसल्स जब टूटते हैं उनको वापस जोड़ने में, आपके लेग्स मसल्स किस लेवल पे पेन होते हैं मैं जानता हूँ भाई। पैर काम करना मतलब चल नहीं पाते हो आप, इस लेवल की आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उसको रिकवर कैसे कर पाए। तो मेरी तो डाइट ही मिल लिया, मैं मेरी डाइट ही घर की जो चीज़ थी, डाइट ही ऑलमोस्ट बोलते हैं ना कि ना के बराबर, ना के बराबर इन सेंस की कुछ नहीं, डाइट आप सब्जी रोटी जो चीज़ भी घर में बन रही है वो ही। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो, आप खुद को एजुकेट करो, आप ऐसे वीडियोस देखो जिसके अंदर न्यूट्रिशन सिखा रहा हो कोई, जैसे अभी सैन लक्ष्य ने बात की तो इसके अंदर से कुछ नोट्स लो। ऑफकोर्स इन्होंने और डीप में बात कर सकते थे कि कितनी चीज़ किस चीज़ में खानी चाहिए, कितना खाना चाहिए, बॉडी वेट, ऑफकोर्स वो उनके न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो है उनके साथ, तो वो कर देते हैं सब कुछ। बट आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। सो आपको तो जो फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन है वही देख के सीखना पड़ेगा। आप जब तक खुद को एजुकेट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। जब तक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच जाते हो, जब तक आपको गवर्नमेंट नहीं देती है कि ये लो आपका न्यूट्रिशनिस्ट ये है, तो तब तक तो ये चीज़ नहीं होने वाली है। अगर आपको घर से कोई खाना मिल रहा है तो आपको क्या पता कि उसके अंदर कितना प्रोटीन है। एक पर्सन जो कॉमन आदमी होता है उसको 0.5 से लेके 0.8 या 0.1 तक 1 ग्राम जितना बॉडी वेट जितना चाहिए। मतलब जैसे मैं 55 केजीज का हूँ या 60 केजीज का हूँ, तो 60 ग्राम या फिर 65 ग्राम जितना प्रोटीन एक कॉमन आदमी को चाहिए। बट जब आप एथलीट बन जाते हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, इवन जिम या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर आपको 1.5 के आसपास, ऑलमोस्ट 2 के आसपास भी आपको चाहिए। 120 ग्राम दिन का पूरा प्रोटीन आपको चाहिए, अच्छे सोर्स से चाहिए। नॉनवेज नहीं खाते हो आप तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एग्स ट्राई करो। एग्स भाई मैंने कहीं बताओ ये चीज़ पढ़ी थी कि यार नहीं होता है इसमें ये चीज़ें कि नॉनवेज वेज मतलब एग्स ऐड कर सकते हो, नहीं है देन आप प्रोटीन पाउडर प्लीज़ रिकमेंडेड है। पहले जाके लिपिड प्रोफाइल जो होता है अपना निकलवाओ, उसके बाद उसके अंदर देखो कि आपको कितनी ज़रूरत किस चीज़ की है, उसके अंदर ब्लड वर्क होता है इन शॉर्ट लिपिड प्रोफाइल, तो वो करवाओ। प्रोटीन के मतलब लेना पड़ेगा भाई, क्यों भागते हैं लोग प्रोटीन पाउडर से, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। देखो अगर आपके पास पैसे नहीं है ऑफ कोर्स समझ आता है, तो आप आलमंड्स या फिर ये जो बोलते हैं ना वॉलनट्स, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे सैन लक्ष्य ने अभी बोला कि वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट होंगे। बट अगर आप नहीं हो तो दही ऐड कर सकते हो, दूध ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो, सोया ऐड कर सकते हो, और सारी वेजिटेरियन चीज़ें हैं वो सारी अपने खाने में ऐड करो। खुद को एजुकेट करो न्यूट्रिशन के रिलेटेड। एज अगर आप एथलीट हो, अगर नहीं कर सकते हो तो आज नहीं तो कल आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, मेरी दे चुकी है, मुझे हो चुकी है सारी चीज़ें। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि जितना जल्दी आप अपने डाइट पे फोकस करना शुरू कर दोगे उतना ही बेटर आप स्पोर्ट्स में आगे कर पाओगे। And then potato, like veggies, boiled स्वीट पोटैटोज भी बेटर। and then at times noodles, like the big stock with everything, chicken, vegetables and soup and noodles. ये नूडल्स को आप वो मैगी मत लेके जाना, ये उसके बाद जो वर्ड्स बोले उस पर फोकस करो कि इसके अंदर भी उन्होंने सिर्फ थोड़े से स्वाद के लिए नूडल्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर चिकन और वो सब भी डाला है उन्होंने। तो ये मत बोलना कि मैगी खा के जी रहे हैं और सब कुछ, ये दिमाग में मत डालना। नूडल्स और सारी चीज़ों से दूर रहना बहुत बेटर रहता है। बट थोड़े से स्वाद के लिए, जैसे आप कुछ खा रहे हो उसके अंदर थोड़ी बहुत सेजवान चटनी डाल दी या फिर कुछ भी डाल दिया, वो ठीक है, थोड़ा बहुत स्वाद आ जाए उसके लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप बहुत टेस्टलेस चीज़ें खाओगे तो मुंह के वो बोलता है ना कि टेस्ट बर्ड्स गायब हो जाते हैं। वो तो ये चीज़ मत लेना कि उन्होंने नूडल्स खाए और सब कुछ, कभी का उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट है जो लिख के देता है कि इतना खा सकते हो, इतना कर सकते हो, ठीक है। फीफा खेलो फीफा खेलो। तो फीफा में प्लेयर्स के ओवरऑल्स होते हैं, पर अगर आपने प्लेयर की प्रोफाइल खोली तो अंदर स्टैट्स लिखे हुए होते हैं। अगर किसी ने कल बैडमिंटन की वीडियो गेम बनाई तो व्हाट आर द 10 स्टैट्स दैट शुड बी लिस्टेड फॉर ऑल इम्पोर्टेंट चीज़। Yeah. आई डोंट नो 50 स्टैट होते हैं, स्प्रिंट स्पीड पावर ये वो। एज अ बैडमिंटन प्लेयर, प्रो बैडमिंटन प्लेयर, आप क्या लिस्ट करना चाहोगे एक बैडमिंटन प्लेयर के बारे में? I would say पहला speed, बहुत and, इम्पोर्टेंट। then defense, attack. I would say deception is one thing, and stamina obviously. शॉट पावर, Yeah, I think power in the smash, and accuracy in the strokes, net play. I mean,
I would also include serve and receive, because I think that is again a big part of badminton. And Mentality, mentality, maybe. 11. Yeah. Okay. Are you happy with these? अरे एक चीज तो रह गई सेन भाई, फुटवर्क कौन ऐड करेगा? कोई नहीं, होता है। 11? Yeah. ओके, ऑल राइट। मुझे एक रील की बात करनी है। एक वायरल रील है जहाँ चाइनीज़ बच्चों को दिखाया गया जो साथ में बास्केटबॉल ड्रिबल करे। बहुत सारी लड़कियां साथ में ऐसे इन सिंक ड्रिबल। वो उसके बाद की भी मीम देखी है हाँ, मैंने। और वहाँ लिखा जा रहा This है is schools reality. in China, ये reality और फिर वो है। सारी बच्चियां ऐसे ड्रिबल कर रही है। और फिर स्कूल्स इन इंडिया, हे टेलर स्विफ्ट को इंडिया लाना है गाइस। चाइनीज एथलीट्स के बारे में बताइए। देखो अभी सेन लक्ष्य कुछ बोले उससे पहले मैं थोड़ा बहुत ये वीडियो के रिलेटेड भी बता दूं। वहाँ की जो चाइना की मेंटालिटी है वो मैं बताता हूँ आपको कि आप 3-4 इयर्स या 2, इवन मैंने 2 इयर्स का भी देख रखा है, कोई कोई प्लेयर्स हैं उनका, तो वहाँ से उनकी नर्चरिंग शुरू हो जाती है। नर्चरिंग इन द सेंस कि स्कूल में आपको सिखाना शुरू कर देंगे कि आप किस चीज़ में बेटर हो। इवन अगर आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बेटर हो, स्टिल आपको स्पोर्ट्स करना ज़रूरी है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। तो उसके बाद आपको सारे स्पोर्ट्स दिखाए जाएंगे, मतलब सिखाए जाएंगे कि आप ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। जिस चीज़ में आप बेटर हो उसमें आप आगे जाओ। इसके अंदर भी एक और चीज़, जब आप 3, 4, 5, आप सोचो, आप 3-4 ईयर्स एज, आप सोचो 3-4 ईयर्स ऑफ एज, मतलब इंडिया में 3 साल के आसपास तो भाई उसको ऐसे बैठा के रखते हैं कि नहीं इसको कुछ हो जाएगा, ये गिर जाएगा, इसको ये हो जाएगा। उस लेवल पे वहाँ पे 4 या 3 इयर्स की एज में सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि स्पोर्ट्स क्या होता है, फिजिकल हेल्थ क्या होती है, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी जाती है सिखानी। इंडिया में पेरेंटिंग सबसे बेसिक वाली चीज़ है, आपको पूरी दुनिया सिखाने आए ना आए, जब तक पेरेंट्स खुद को इस चीज़ के लिए एजुकेट नहीं करेंगे कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप आपके आसपास देखोगे कि 50-60 ईयर्स 65 ईयर्स की एज के आसपास आपके पेरेंट्स या फिर दादा को देखो, वो हिल नहीं पा रहे होते, मूव नहीं कर पा रहे होते। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। रीजंस क्या हैं? वो बोलेंगे कि हमने हमारे ज़माने में बहुत मेहनत की है, ये किया है, वो किया है, बट आपने उसके साथ न्यूट्रिशन लिया था? क्या आपने सही मेहनत की थी? क्या आपने अपने आप को वो वर्कआउट के रिलेटेड थोड़ा बहुत रखा था कि मुझे अपने जॉइंट्स ठीक रखने हैं ताकि जब मैं बुढ़ा हो जाऊं तो मेरी जॉइंट्स ठीक रहे? नहीं मिलेगा आपको। जब वो नहीं सीख पाए तो अपने बच्चों को कैसे वो सिखा पाएंगे? यस, बच्चों को सर पे चढ़ा के रखना ठीक ही है भाई कि हमारा बच्चा है ये वो, बट वो चीज़ आप दूसरे कंट्रीज में देखो, तभी तो वो लोग मेडल्स लेके आते हैं। अगर आप कोई एक्सपोजर बोलते हैं इस चीज़ को, आपको 3 साल का बच्चा जब रो रहा होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके हाथ में मम्मी पापा फ़ोन दे देते हैं कि यूट्यूब देखते रहे, कुछ भी गेम खेलते रहे, ताकि वो साइड में जाके बैठ जाए और माँ बाप को परेशान ना करे। बट वहीं पे अगर उसको कुछ सिखाने की बारी आए तो नहीं, क्यों ही सिखाना है। और जो भी वो इंडिया में तो वो कहावत ही है कि खेलोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये है, हमको बचपन से ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। बाहर बच्चा अगर खेल भी रहा है, कोई चीज़ में इंटरेस्ट ले भी रहा है, हमने इंटरेस्ट लेना ही 8-9 साल के बाद शुरू करते हैं, और वो भी गली लेवल पे या फिर कहीं पे कि ठीक है खेल लेना भाई, इतना ही तक। ऐसा नहीं कि हम किसी में आगे जाने का हमें कोई लेके जाए, एक्सेप्शंस हमेशा हर जगह होते हैं। तो ये मेंटालिटी यहाँ पे शुरू होती है। 3-4 साल की उम्र से अगर चाइना में प्लेयर्स को सिखाना, बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे भी होती है, ऐसी भी चीज़ें होती है, तो वो बच्चा जब 14 या 13 साल का होगा तब तक तो वो जूनियर लेवल पे कुछ फाड़ रहा होगा, टॉप लेवल पे पहुंच चुका होगा। हमारे में तो स्पोर्ट्स ही शुरू होता है 9-10 साल की उम्र से, समझ रहे हो? 9-10 साल या 11 के आसपास ऐसा होता है कि ठीक है खेल रहा है, ठीक है, बस यहीं तक, तू पढ़ाई कर ले। यार अगर 10th आ गया या 9th आ गया, 9th की पढ़ाई आ गई तो खत्म है भाई, आपका स्पोर्ट खत्म है, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप वहाँ पे। तो ये चीज़ चेंज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं सैन क्या बोलते हैं इस चीज़। स्पेशली बैडमिंटन में एट वन पॉइंट दे हैव डोमिनेटेड बैडमिंटन। वो अभी भी कर रहे हैं, even other sport, I mean, baki, the mentality they have, we have, I think, only very few athletes. We have one Sindhu, one Saina. They have I think 10 Sindhus, 10 Sainas, and their system ऐसा रहता है कि the players that
जो वो सपोर्ट कर रहे हैं, दे बैक देम फॉर 4-5 years 6 years इवन दो दे डोंट डू वेल. और उनका जो आई थिंक कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर है, इज रियली वही है कि यहाँ पे एक बंदा ड्रिबल कर रहा है और शॉट ले रहा है, वहाँ पे 10 कर रहे हैं और वो 10 सेम शॉट ले रहे हैं. तो दैट इज़ द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ देयर प्लेयर्स. लाइक मेन सिंगल्स में इफ़ यू सी 6-7-8 players. I mean, not to take anything away from Indian badminton, in men's singles, we have a lot of good players. But again, वो उधर एक शायद मशीन है जिसमें से जैसे वो बोलते हैं ना, इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वैसे वही वाला सीन है कि लाइक देयर इज नो मशीन. थोड़ा बहुत इसको मैं चेंज करके बोलना चाहूँगा, वो मशीन नहीं है वहाँ पे. वो बोलते हैं ना डिसिप्लिन चीज़ होती है कि ये तो करना ही है. जब आपको कोई चीज़ डिसिप्लिन एज अ डिसिप्लिन होता है तो डिसिप्लिन के अंदर कोई चीज़ कंपलसरी नहीं होती है. आप उस चीज़ को आपकी रूटीन में डालते हो कि आपको आज इतने 4 घंटे करना है, तो उसके अंदर कोई भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है. कि ऑफकोर्स होते होंगे, वो हम उस चीज़ में बात नहीं कर सकते, बट जो प्लेयर्स वहाँ से निकलते हैं तो 100 बंदे डिसिप्लिन के साथ वो चीज़ कंटिन्यू 10 साल तक कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो एक बंदे से बेटर होंगे जो 1 साल या 2 साल ही कर चुका है. जो बच्चा 10 साल तक कर रहा है, इंडिया में अगर 14 साल का बच्चा अगर ये चीज़ सीख रहा है कि मेरे को रील्स बनानी है, ये चीज़ें करनी है, तो सोचो किस लेवल पे सोशल मीडिया ने इंडिया को बर्बाद कर रखा है इस चीज़ों में. कि हमको सिखाया ही कुछ और जा रहा है कि ये चीज़ करो तो आप बनोगे, इन्फ्लुएंसर बनो, ये बनो, वो बनो. ऑफकोर्स इन्फ्लुएंसर बनना कोई भी गलत चीज़ नहीं है, आप बन सकते हो, बट आप ये भी तो चीज़ देखो कि क्या कर रहे हो आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं. आप नाच गाना कर रहे हो ऑनलाइन, ये चीज़ें, तो वो मेंटालिटी वहाँ पे वैसी उस चीज़ की है ही नहीं. जो अभी सैन लक्ष्य ने बोला ना कि आलू डालो मतलब इन शॉर्ट की एक मशीन टाइप है, वो मशीन नहीं, थोड़ा बहुत मैं उसको अलग बोलूँगा कि डिसिप्लिन एक चीज़ होती है. डिसिप्लिन की इतना ये करना ही है, इतना ये करना ही है. जेंग जो उनके वहाँ के मिक्स डबल्स के टॉप क्लास के प्लेयर है, वो 2 या 3 बार ओलंपिक गोल्ड जीत चुके हैं हुआंग के साथ. उनकी आप ट्रेनिंग मेथड्स जाके देखोगे ना, किस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं. दैन चेन लॉन्ग, लिंडन, ये सारे प्लेयर्स की जाके जो प्रैक्टिस होती है वो जाके देखो किस लेवल की इनकी प्रैक्टिस होती है. और क्या इस लेवल की प्रैक्टिस आपने देख रखी है इंडिया में? यस, होती होगी. ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं पे नहीं होती होगी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट क्या उस लेवल की मेंटालिटी हमारे बोलते हैं ना कि सारे प्लेयर्स के अंदर है? ये तो सैन लक्ष्य हैं, देन चिराग शेट्टी है, देन और भी प्रणव एच एस, ये सब टॉप के प्लेयर्स हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ. तो जैसे शियूची वर्ल्ड नंबर 1 है, वो गए तो उनके पास लू गुआंगसू बैठे हुए हैं. लू गुआंगसू गए तो उनके बाद वेंग होंग यांग बैठे हैं. ऐसे 4-5 नाम मैं वो बता दूंगा जो टॉप 20 के अंदर चल रहे हैं. समझ रहे हो? टॉप 20 वर्ल्ड के टॉप 20 के अंदर, ऐसा भी नहीं कि टॉप 50 टॉप 100 के अंदर, टॉप 20 के अंदर चल रहे हैं सारे लोग. तो सोचो उनका किस लेवल की वो प्रैक्टिस चल रही है. डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. डिसिप्लिन लाने के लिए पेरेंट्स भी डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, कि उनको भी समझ आना चाहिए. पेरेंट्स को भी खुद को, अगर कोई पेरेंट दिख रहा है तो खुद को भी एजुकेट करो कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बच्चे के लिए. लड़का लड़की ये चीज़ें छोड़ दो अब यार, कि ये इतना ही करेगा, ये इतना ही करेगा. बहुत हो गई ये चीज़ें, बहुत आगे बढ़ गई ये दुनिया. सिर्फ हम ऑनलाइन ही लिख के रखते हैं कि यार ए गोल्ड नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया. 4 दिन होंगे, भूल जाएंगे. अब नेक्स्ट ओलंपिक तक ये सब चीज़ों की बात भी नहीं होने वाली है. समझ रहे हो? तो ये जब सब चीज़ें साइड में रख के अब बहुत हाई टाइम आ गया है कि चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वरना यही चीज़ें कंटिन्यू पिछले 10-15 साल से चलती आ रही है और यही चीज़ें चलती आएगी. they have those many players. पीवी सिंधु से मैंने इसके बारे में पूछा था कि चाइनीज़ प्लेयर्स की खासियत क्या होती है. उन्होंने कहा चाइनीज़ प्लेयर्स की खासियत नहीं है, चाइना की खासियत है. यस, कि बहुत एग्जैक्टली. सारे प्लेयर्स निकल के आते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, नए प्लेयर्स आते रहते हैं. Yeah. यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम में कुछ सही चीज़ है. हाँ एग्जैक्टली द सेम थॉट. Totally agree. एक और चीज़, वो मतलब चाइना है, वो डिक्टेटरशिप कंट्री है, तो वहाँ पे जो ऊपर से बोला जाएगा वही होगा, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर. कि जैसे ऊपर से ऑर्डर आए कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी से या फिर कहीं से कि इतने प्लेयर जाएंगे, इतना ही होगा, तो उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो डिक्टेटरशिप का मीनिंग ये है कि ऊपर जो बोलेंगे वो ही होगा, कोई चेंजेस नहीं है.
कि अगर $500 अलॉट, ऑफकोर्स वहाँ पे भी करप्शन होता होगा, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि करप्शन या ये चीज़ें नहीं होती होगी, बट इतने अलॉट किए गए इनको तो स्पोर्ट्स तक पहुँचेगा, उनको ये चीज़ का नॉलेज है कि इसकी ज़रूरत प्लेयर्स को पड़ेगी। अगर ये नहीं दिया प्लेयर को तो प्लेयर ओलंपिक में जाके परफॉर्म नहीं करेगा। और अभी जो सैनलक्ष्य ने बोला ना कि उनको बैक किया जाता है, मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है कि जो उनको मतलब बैक इन द सेंस कि अगर 20 या 20 रैंक के ऊपर जा रही है उनकी रैंकिंग, तो उनको हटा के उनके बदले दूसरे डबल्स के प्लेयर्स या सिंगल्स के प्लेयर आ जाते हैं। तो वो बैकिंग मैंने चेंज देख रखी है। बट इंडिया में देखा है मैंने कि इवन कितना भी हार लो या कुछ भी कर लो, आपको मौके मिलते जाते हैं, मौके मिलते जाते हैं। मैंने ये चीज़ इंडिया में देखी। कुछ ही नाम आप लास्ट के 2 या 3 साल 2 या 3 साल बोल रहा हूँ, 15-20 साल देख लो, कुछ ही नाम दिखेंगे आपको। साइना मैम, पीयूष मैम, सैनलक्ष्य, देन श्रीकांत किदम्बी, प्रणव एचएस, 4-5 सात्विक एंड चिराग, ऐसे कितने आप 130 करोड़ में से कितने नाम सोचो, इतने ही नाम आपको सुनाई देते हैं। और यही चीज़ रिपीट मोड में चलती है। एक प्लेयर को जब बोलते हैं ना कि नेशनल लेवल पे अलॉट होता है कि इतने पैसे जाएंगे ये प्लेयर पे, प्लेयर तक पहुंचते पहुंचते नीचे बीच में जो 10 लोग होते हैं ना, जो 1000 रुपये भेजे हैं वो 10 रुपये बन जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस लेवल का तो करप्शन इंडिया में चल रहा है। इसका सॉल्यूशंस क्या है? परफॉर्म 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 परफॉर्म। नीरज चोपड़ा, आप जाके उनकी बायोग्राफी या फिर सब कुछ देखो, बायोग्राफी उनकी जो वो प्रैक्टिस करते थे वो सारी चीज़ें जाके देखो, किस लेवल की उन्होंने स्ट्रगल की, उसके बाद भी यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी लोग देखते हैं कि उनकी 330 करोड़ की इतनी जायदाद है, ये सारी चीज़ें उनका नेटवर्क है। भाई उन्होंने स्ट्रगल कहाँ से किया था वो भी तो जाके देखो, स्ट्रगल कहाँ से किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है। कि जितने सारे प्लेयर्स एंड इन एवरी कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कैटेगरी का बोल रहा हूँ, मेंस डबल्स, एंड मैं भी कभी कभी देखता हूँ लाइक वी हैव वन चिराग सात्विक, वहाँ पे 2 कोर्ट में 8 लाइक 4 डिफरेंट प्लेयर्स वो इंटेंसिटी में खेल रहे हैं, एंड उनको वहीं उनका जो सर्किल है उन्हीं के प्लेयर्स दे पुश ईच अदर टू डू वेल। एंड आप देखोगे एक टूर्नामेंट में 4 प्लेयर्स आते हैं, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में 2 रहेंगे, 3 रहेंगे। इफ यू सी द ओलंपिक मिक्स डबल्स लास्ट ईयर का, चाइना वर्सेस चाइना, आई थिंक सम अदर इवेंट एज वेल, चाइना वर्सेस चाइना, तो डोमिनेंस बोलते हैं वैसा टाइप का उनका सिस्टम है जो उनको उतने मेडल्स दे रहा है। चाइनीज प्लेयर्स की वाइब क्या होती है? थोड़ा, जहाँ तक मैं कहूँगा, थोड़ा मुझे रोबोटिक टाइप्स लगता है कि दे कम इन विद एन इंटेंसिटी एंड देन दे ट्राई टू आउट प्ले यू। सर्टेन प्लेयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन प्लेयर, अगर इफ देर इज अ लिंडन, he was like a complete player, उसका नहीं, but like other Chinese players, especially for me, जब भी मैं खेलता हूँ, they come in with the approach of dominating you, but if you contain them वो time पे, या if you match that pace, you play the game, so they crack, वो time पे they crack. And then some of them, like the top players, I'm not again talking about them, but like the general other players, they can लास्ट 3 गेम्स आराम से, लाइक ऐसा नहीं होगा कि उनमें से कोई थोड़ा अनफिट होगा, या फिट तो वो सभी होंगे, मे बी स्किल का वो जो चीज़ आप नेचुरली आता है वो चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट आई थिंक फिजिक वाइज, मेंटालिटी वाइज दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग ऑन कोर्ट। तो वो एक चीज़ स्पेशली चाइनीज़ प्लेयर के सामने खेलने में यू हैव टू बी अलर्ट कि अगर आप थोड़ा भी, if you are caught off guard, they'll take an advantage. But if you stay in the game, if you are there, you have your chances, and काफ़ी mentally you have to be really strong against them, कि वो फिर वो कहीं से भी they come back, they वैसे, but if you play with their mind a little bit, it's also possible to crack them at times. Play with the mind. Yeah, if you show that same intensity, you show, then they crack, then they know यार मैं सब कुछ इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊं। लास्ट ईयर का ये वीडियो खत्म, उसके बाद लीशी फेंग वर्सेस सैनलक्ष्य का मैच दायर जाके देखना, जिस लेवल की स्पीड पे लीशी फेंग खेल रहे थे ना, उसी लेवल की स्पीड पे सैनलक्ष्य खेल रहे थे। क्या बढ़िया मैच थी भाई साहब वो फाइनल्स की। वही चीज कंटिन्यू सैनलक्ष्य ने कनाडा ओपन में की, वहां पे जीते, उसके बाद नेक्स्ट टूर्नामेंट में नहीं कर पाए सेम चीज।
समझ रहे हो? तो जो अभी उन्होंने बात की ना कि उनका थोड़ा बहुत वो माइंडसेट और ऐसी चीज़ें होती है, तो ये 2 मैचेस देखो आप। पहली वो विक्टर किसन वाली मैंने बात की थी, दूसरी मैच सेन लक्ष्य वर्सेस ली शिफेंग लास्ट ईयर का कनाडा ओपन जाके देखो फाइनल्स, किस लेवल का गेम प्ले सेन लक्ष्य ने दिखाया था, बहुत बढ़िया। उसके बाद ही नेक्स्ट टूर्नामेंट में जब इन वो दोनों एक दूसरे के सामने आया था तब क्या हुआ था वो भी जाके देखो और कमेंट में बताओ उसके बाद आके कि क्या आपको सीख मिली इस चीज़ से। फिर भी नहीं हो रहा है। ओके लक्ष्य भाई, अभी थोड़ा सा स्क्रीन वर्क करना है, Okay. कुछ क्लिप्स ऑर्गेनाइज करें आपके लिए, सो यू एंड मी विल रिएक्ट टू सम पॉपुलर क्लिप्स। या रिएक्शन टू Okay. रिएक्शन टू रिएक्शन। 2 शेर अरे भाई बताओ इस फोटो के बारे में। काफ़ी फन था ये। जब भी मैं रिकवरी रूम पे जाता था तो श्रीजेश भी हमेशा मिलते थे। कोइंसिडेंस था, पता नहीं क्या था, जब भी मैं नीचे जाऊंगा भैया भी वहीं रहेंगे, तो हम लोग ऐसे ही मजाक भी करते थे कि तो वो अगर पहले निकल रहे हैं मेरे से थोड़ी देर पहले, ठीक है चल शाम को आऊँगा फिर मिलते हैं, तू तो यहीं मिलेगा मेरे को। तो दैट वाज द कॉन्वर्सेशन एंड इज बीन लाइक अमेजिंग सीनियर। उनके साथ बातें करी हैं आपने लाइफ के बारे में, स्पोर्ट के बारे में, श्रीजेश के साथ? आई थिंक स्पेशली मैचेस के बीच में एंड हॉकी का और मेरा आई थिंक ऐसा चल रहा था कि फ्रॉम द डे वन वी स्टार्टेड प्लेइंग मैचेस, और एक के बाद एक उनके भी मैचेस चल रहे थे, मेरे भी मैचेस चल रहे थे, और वो अराउंड द सेम टाइम सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल्स इंपॉर्टेंट मैचेस आए। तो आई थिंक वेन एवर आइस बात पे मैं मिला भैया को, इट सेड कि छोड़ दे बाकी सब, जस्ट प्ले फ्रीली, कोई दिमाग में मत डाल सेमीफाइनल है ये है, तेरे पे आगे और टाइम है, जस्ट प्ले फ्रीली और इन्जॉय कर स्पोर्ट। मेरा तो लास्ट है एंड होपफुली नॉट। नहीं आई थिंक ही इज रिटायर्ड। रूमर्स है कि पीपल वांट हिम आउट ऑफ रिटायरमेंट अगेन, बट आई मीन आई डोंट नो, आई स्पोक टू हिम, हिज प्लान्स वर मोर इन कोचिंग एंड ऑल दोस थिंग्स नाउ, सो आई होप ही कम्स बैक। बट ये अपने खुद के स्पोर्ट के ग्रेट क्यों बना, आपको क्या लगता है? I think because of his mentality. I mean, he's very open, and I think even hockey team में भी people उनको as a senior देखते हैं, and as they give him that respect कि यार भैया, and everyone in the whole team they give him that respect because he is very friendly to everyone. आके बात करेंगे, we'll break the ice अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो। आई थिंक वो एंड इस गेम वाइज मैं क्या ही बोलूँ, लाइक ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स। तो बट आई थिंक ओवरऑल एज अ पर्सन आई थिंक आई लुक अप टू हिम एज वेल। इंडिया के तो गोट गोलकीपर है, या राइट? या डेफिनेटली। अभी सीनियर्स की बात हुई है ना, तो जब आप कहीं पे स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल कहीं पे भी खेलने जाओ, कहीं पे कोई सीनियर लेवल पे दिख रहा है ना, तो उससे अगर आपकी मैच चल रही है, आपको पता है कि ये आपसे सीनियर है, बहुत अच्छा खेल रहा है, सब कुछ आपको हरा दिया है, एक चीज़ ट्राई करो कि मैच के बाद उससे झगड़ना इन द सेंस कि अरे इससे कौन बात करे। बहुत लोग ये एटीट्यूड में ही रह जाते हैं। जाके बात करो कि यार मैं कहाँ पे अटक रहा था यार। मेजोरिटी के सीनियर्स मैं लिख के देता हूँ, वो आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ आप बेटर कर सकते थे, आप ये चीज़ में अटक रहे थे। मेजोरिटी के सीनियर्स आपको ये बता देंगे कि हाँ यहाँ पे आप गलत जा रहे थे, आपको ये चीज़ बेटर करनी चाहिए। सबसे बेस्ट रहता है ये चीज़ें सीखने के लिए कि आप आपके सीनियर्स को पूछो कि आप ये चीज़ आपने की वो कैसे किया था। अगर वो बहुत अच्छे से अटैक कर रहे हैं, कुछ बहुत चेंज वाले शॉट्स खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से रिलीज़ कर रहे हैं, तो जो अगर मैच ख़त्म हो रही है, आप जीते हारे कुछ भी हो, जाके पूछो कि क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें। सीनियर्स इसी चीज़ के लिए होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ आप कहीं से भी खरीद नहीं सकते, एक्सपीरियंस आपको लेना ही पड़ता है। तो आप पूछ सकते हो वो चीज़ें, जाके पूछो अपने सीनियर्स से, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। आई फील लाइक वी आर टॉकिंग टू अनदर गोट टुडे। हाँ मोदी जी। I wouldn't say that right now, but yeah, पोटेंशियल potential. खुद के लिए विजुलाइज किया है थोड़ा बहुत? Yes, कोच काफ़ी स्टेटस काफ़ी कुछ। Humble And, उतना आई थिंक सेन इज हम्बल। इन डिटेल उतना उसमें नहीं सोचा है, बट येस आई वांट टू बी देयर नेक्स्ट 12-13 years. कर जाओगे भाई, देख लो आप वो Until वहाँ पे I'm गोट लेवल पे 32, हो। 34, I want to be at the top of the game. Like I want to play there,
be there, win, lose, but just be there and try and win as many big tournaments as I can, but conduct in such a way that I be there and stay injury free. ठीक है, ups and downs, ऊपर नीचे होते रहे। I've seen, I'll आगे चल के और मैं देखूंगा वो चीज़ें, बट वो मुझे वहाँ पे रहना है, उस लेवल पे, that I remain at the top, play in those moments and fight until I can. ओके, नेक्स्ट। क्या चल रहा था आपके दिमाग में पीएम से बात करते वक्त? A very very funny and candid moment जो हम लोग बात कर रहे थे, तो लेट्स प्ले इट। प्राउड मेरा मोमेंट। मैचेस के टाइम तो मैं फ़ोन प्रकाश सर ने ले लिया था और बोला कि अभी जब तक मैचेस नहीं हो जाते तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा। तो प्रकाश सर इतने डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट थे, तो अगली बार मैं उन्हीं को भेजूंगा। ज़रूर सर, ज़रूर। नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करके। एंड दिस इंटरेक्शन में एक और चीज़ थी जो नहीं आई। आई थिंक आई गॉट हिम अ रैकेट, जो जिससे मैंने पेरिस में खेला था, तो मैं उनको दिया। व्हेन स्टार्टिंग में वी वर हैविंग अ फोटोग्राफ, मैंने उनको दिया, एंड व्हाट द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ही टुक द रैकेट एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट बैकहैंड शॉट, नो लुक शॉट, and then he said, आप तो ऐसे खेलते हो, and everyone started laughing. So the details that he knows, I think it makes you feel कि यार Okay. वो देख रहे हैं and he's interested, and yeah, he's from a when I was very young, तो मैं सबसे पहली बार उनसे मिला था, तो he had seen me this, तो he said कि यार ये तो इतना सा देखा था, अभी बड़ा हो गया है। तो all those things when he goes into the details, काफ़ी अच्छा लगता है, और वो लगता है कि यार कोई सपोर्ट है। ओके, प्रकाश सर के बारे में बताइए। Yes, I think he's been a father figure, a mentor from a very young age. He has shared his experience, his playing experience from He's legend. like without any like mirror in between या कुछ ऐसा नहीं, like whatever he felt उनके टाइम पे वो कैसे करते थे, वो सब चीज़ उनने शेयर करी है, और मुझे मेरे करियर में हेल्प किया, या जो चीज़ से वो सीखे थे उनने मुझे बताया बचपन से ही कि आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई हैड डन, तो आप ये मत करो आप। तो वो चीज़ें आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज उनने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, एंड काफ़ी उनका जो विज़न है वो एक वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर का, एक मेंटोर का विज़न है, तो आई रिस्पेक्ट दैट, एंड मैं जो भी वो बताते हैं आई टेक इट, एंड मुझे बचपन से ही वो बहुत हेल्प किया है। उन्होंने खुद के लॉन्ग टर्म मिस्टेक्स के बारे में कुछ बताया आपको? आई एम श्योर एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी विथ हिम एज अ कोच, क्या बताया होगा? आई थिंक बताने से ज़्यादा जो उनने फेस किया थी चीज़ें, आई थिंक ही एट द एज ऑफ 25 ही गॉट हिज फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सपोजर अब्रॉड, मतलब इंडोनेशिया में ही गॉट हिज फर्स्ट कैम्प, एंड फ्रॉम देयर ही सॉ द चेंज कि वो वहाँ से वर्ल्ड नंबर 1 बने, वहाँ से वो चीज़ें अच्छी उनकी हुई, बिकॉज इंडिया में वो वही चीज़ कर रहे थे, बट बाद में जाके व्हेन ही सॉ कि कैसी ट्रेनिंग होती है, तो ही सेंड मी टू इंडोनेशिया व्हेन आई वाज 11। मैं फर्स्ट कैम्प मेरा इंडोनेशिया में 11 साल में था, उसके बाद डेनमार्क में मैं गया। ही हैज़ ऑल्सो स्टेड इन डेनमार्क ही मूव टू डेनमार्क आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि इंडिया में उतना अच्छा ट्रेनिंग स्पारिंग नहीं मिलता था, तो व्हेन आई वाज 13-14 आई वाज ट्रेनिंग इन डेनमार्क फॉर सम टाइम, सो दोज ट्रेनिंग। यहाँ पे कोई भी प्लेयर देख रहा है जो वो सोच रहा है कि बाहर जाके प्रैक्टिस और सब कुछ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जा सकते हो, और जो प्लेयर्स देख रहे हैं और उनको पता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये मत सोचो कि इंडिया में ट्रेनिंग नहीं होती है। जो संलक्ष्य बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि एक लेवल आ जाता है कि उसके बाद आप ऊपर नहीं जा पाते हो, आपको पता है कि आप स्टक हो गए हो। पहले ये लोग जो मतलब संलक्ष्य जिस लेवल की बात कर रहे हैं वो लेवल 100 है। आप पहले जो इंडिया में अगर कोई बोल रहा है ना कि इंडिया में ट्रेनिंग और सब कुछ नहीं है,
है, इंडिया में भी है, बट इंडिया में वो ट्रेनिंग लेवल 70 तक होती है कि कहीं पे आप स्टक हो चुके हो, उसके बाद वो चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ये डिसअपॉइंट कोई भी मत होना कि इंडिया में तो सीखने जैसा ही नहीं है, ये नहीं वो नहीं। बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं भाई, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, आप ट्राई करो, आप जा सकते हो। तो डिसअपॉइंटमेंट ये सोच के ऐसा मत, दिमाग में ये चीज़ मत लेना। periods and having the right team around me, having a manager. He was the first one in badminton to have a professional manager, the SNC and everything. So he made sure कि वो सारी चीज़ें आपको बचपन से ही सपोर्ट है एंड द राइट गाइडेंस. 11 साल की उम्र में आप इंडोनेशिया गए, कैसा लगा था 11 साल के दिमाग को? काफ़ी आई ओपनर था मेरे लिए, इवन ट्रेनिंग वाइज, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन वी यूज टू प्ले बैडमिंटन, लाइक सुबह से लेके 8 घंटे, एंड दैट मच ट्रेनिंग आई हैड नेवर डन इन माय लाइफ. ठीक है, इंडिया में हम जितना भी करते थे या उनके फूड हैबिट्स, आई सॉ प्लेयर्स ईटिंग लाइक मीट एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग, एंड आई वाज वेरी थिन बचपन में, मैं उतना खा नहीं पाता था. तो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस ऐसे ही होते हैं। लोग कितना भी बोल दे कि हमारी डाइट बेटर होती है, वो नॉर्मल लोगों के लिए होती होगी डाइट, बट अगर आप एथलेटिज्म में जा रहे हो, अगर जिम जा रहे हो, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, तो भाई आपको डाइट अलग लेनी ही पड़ेगी। आपको ये चीज़ प्लीज़ दिमाग में डाल दें। फूड हैबिट्स, द प्रोटीन इनटेक्स, एवरीथिंग, लाइक वो, और खेलना वहाँ पे, हाउ दे हिट द ट्रेनिंग, आई थिंक एक आई ओपनर था मेरे लिए. एंड उसके बाद से वी ऑल्सो प्लेड टूर्नामेंट्स अब्रॉड बचपन से ही, टू गेट यूज टू दोज प्लेयर्स की, ताकि वो फेयर ना रहे बाद में कि ये इंडोनेशियन है, ये चाइनीज़ है, ये डेनमार्क से है, तो क्या होगा. लाइक आधा टाइम तो जब इन प्लेयर्स यहाँ से जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटरनेशनल में भी, एक साल इसी में निकल जाता है यार. चाइनीज़ तो इतना तेज़ मार रहा है, मलेशियन तो सोचने इतना में तेज़ निकल मार रहा है. जाता है। अभी के टाइम पे मैं कहूँगा वो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग उस लेवल पे. बट जब मैं खेलता था उस टाइम पे, जब छोटा था उस टाइम पे कोई इतने प्लेयर्स थे नहीं, एंड वी यूज टू लुक अप कि यार चाइनीज़ तो इतना तेज़ मार रहा है, इंडोनेशियन इतना तेज़ मार रहा है. तो सर ने वो बोला कि यू हैव टू टेक आउट दैट फियर कि दे आर नथिंग स्पेशल एंड यू कैन बीट देम. एंड इसका इसका एक और सिनेरियो अगर आपको बताऊँ ना, तो जब कोई पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में, जब आप, जैसे आपके स्टेट में तो आप टॉप रैंक का खेल लिया, आपने टॉप रैंक की चीज़ें कर ली, आपके स्टेट से आप टॉप में पहुंच भी गए, बट जब आप नेशनल लेवल पे खेलने जाओगे तो आपको दूसरे स्टेट के प्लेयर भी आपके सामने मिलेंगे, तो आपको ओ भाई साहब, ये स्टेट वाला इतना बढ़िया खेल रहा है, इतनी स्पीड है इसकी, होती है ये चीज़ें। मैंने खुद भी देख रखी है, खुद खेल रखी है, मुझे चीज़ें पता है। तो वो माइंडसेट के बारे में सैन लक्ष्य बोल रहे हैं कि जब वो दूसरे प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उनको पता है कि वो लोग कैसे बैटर खेलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे अलग अलग चीज़ें, तो वो उस चीज़ से खुद की बॉडी को और खुद के माइंड को अडेप्ट, माइंड और अपनी बॉडी होती है ना, या हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है। आप 3-4 दिन अगर भूखे रह रहे हो तो आपकी बॉडी अडेप्ट करना शुरू कर देती है कि इतने खाने पे आप अडेप्ट करना है, तो बहुत जल्दी, बहुत बोलते हैं ना कि स्किलफुल है हमारी बॉडी, और बॉडी के अंदर माइंड जो है बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो वो चीज़ जल्दी अडेप्ट कर लेती है। सैन लक्ष्य वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आपको दूसरे प्लेयर से एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आप एक किसी पर्टिकुलर क्लब में खेले जा रहे हो, आपने उस क्लब में किसी प्लेयर को हरा दिया, अब आप 1 महीने 2 महीने वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको हरा सकते हो, कंटिन्यू हराते रहोगे, आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो जब तक आप दूसरे एकेडमीज़ के साथ नहीं खेलने जाते हो। देन अब अगर 3-4 एकेडमीज़ में आप टॉप क्लास के प्लेयर बन गए हो, देन स्टेट लेवल पे आपको जाना है। जब तक आपको एक्सपोजर दूसरे प्लेयर्स का नहीं मिलेगा, एक प्लेयर को रोज़ हराते रहोगे, ना कुछ सीख पाओगे, ना आगे जा पाओगे। प्रकाश सर यूज्ड टू से कि जो चाइनीज़ हैं वो डरते हैं इंडियन से उनके टाइम पे. जो मैंने आपको चाइनीज़ प्लेयर्स के बारे में पूछा कुछ देर पहले, तो आपने कहा कि वो इनिशियली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगे एंड देन इट्स पॉसिबल टू ब्रेक द मेंटालिटी आफ्टर अ पॉइंट. उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम दोनों चाइनीज़ होते और मैंने आपको सवाल पूछा होता इंडियन प्लेयर्स के बारे में, तो आप क्या कहते? इंडियन प्लेयर्स की पहचान बहुत क्या होती? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रणवीर भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इंडियन प्लेयर्स की पहचान है कि दे आर वेरी वेरी ट्रिकी, और द रिस्ट गेम दैट वी हैव, it's very very tricky. The deception we excel at those fronts ki, like
we'll keep the opponent guessing कि कहाँ आने वाली है शॉट, कहाँ जाने वाली है. I think I'm talking about overall Indian Generalized. in generalized, but again आपको if you have to beat them, you also have to if they're 100% at fitness, you have to be there 80% 90% of their fitness or match them. Otherwise क्योंकि आपका कुछ चीज़ अच्छा है, उनका कुछ चीज़ अच्छा है, तो इट्स नॉट कि हर चीज़ में आप उनसे सुपीरियर हो सकते हो. एंड देन अगेन प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, ट्राई एंड कंट्रोल द पेस ऑफ द मैच. बहुत बढ़िया जवाब. बट इफ़ दे कम अप विद दैट इंटेंसिटी, यू हैव टू गिव देम बैक कि आप 90% तो दे रहे हो, ताकि वो हर एक पॉइंट वो 100% में इंटेंसिटी में वो नहीं खेल सकते. तो यू हैव टू हैव अ ऑल राउंड गेम. एंड अगेन नो योर स्ट्रेंथ्स कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. जनरली द नेट प्ले, द टच प्ले of Indians is good. The half smashes, the mind, I would say, like very very clever on court, all the Indian players, because physically general Indian player wouldn't be that strong or wouldn't be naturally very strong how the Chinese are, or how a Danish or a German guy would be. So we have to work a lot on our fitness and at the same time know our strengths and play to our strengths. Wow, great answer. Okay. ये बैकहैंड वाला है शायद. भाईजान, क्या कर दिया आपने यार. तो usually we don't play those kind of shots in a match because रुको, ये चीज़ फिर से सुनो, ये चीज़ रिपीट मोड में सुनो. जनरली ये चीज़ यूज़ नहीं करते. आप बहुत अभी के प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स है वो स्पॉइल्ड हो चुके हैं इस चीज़ में कि ट्रिक शॉट सीखेंगे, बीच के पैर से मारना है. इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इस पे फोकस होगा. उनका फोकस फुटवर्क गेम प्ले पे नहीं होता है. पर जब उनकी बारी टॉप गेम प्ले दिखाने की आती है तो ना ट्रिक शॉट यूज़ कर पाते हैं, ना उनकी गेम आ पाती है. तो सेन लक्ष्य ने बोला 110% आई एग्री कि जनरली यूज़ नहीं करते हैं. ये पता नहीं कितनी 6-7 मैचेस होगी, उसमें से एक ये ट्रिक शॉट होगा शायद. ये भी ट्रिक शॉट मतलब उनको लगाना पड़ा, बहुत ज़रूरी था ये कि पॉइंट चला जाता अगर वो नहीं लगाते तो. वर अगर जानबूझ के आप ऐसे ट्रिक शॉट्स लगा रहे हो, आप नहीं जाने वाले हो आगे. तो बहुत अनसर्टेन है कि जाएगा नहीं जाएगा. एंड ऑल्सो द टाइमिंग ऑफ द शॉट, वो 18-19 क्रूशल स्टेज, मतलब आप नहीं ट्राई करोगे बिल्कुल भी नहीं शॉट्स. और लाइक in a crucial match against Christie, see my movements, I'm already defending every time in the rally. So वो बस मेरे से शटल पीछे निकल गया और मेरे माइंड में यही था कि इट्स अ 19-18 सिचुएशन, मुझे छोड़ना नहीं है शटल, कुछ भी करके मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे बस ये शटल पार करना है. एंड यूजुअली व्हेन वी प्ले दैट शॉट, नेक्स्ट शॉट इज़ अ वीक रिटर्न अपोनेंट के लिए, तो ही विल जस्ट फिनिश इट एंड वो चला जाएगा. बट दिस टाइम द क्वालिटी ऑफ द शॉट वॉज गुड एंड वो शटल मेरे यहाँ से निकल गया, तो आगे से खेलने का चांस गया. एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट. तो मैंने वो ट्राई किया एंड इट वेंट अच्छा. ऐसे इंटेंस रैलीज में जिंदगी स्लो मोशन में चलती है क्या? अरे रणवीर भाई, आपको नहीं पता बैडमिंटन के बारे में, मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं. सेन लक्ष्य बोले उससे पहले मैं बता दूं, रिलीज जब चल रही होती है, सिर्फ वो शॉट लगा रहे हो तब तक का ही आप दिमाग मिली सेकंड्स में आप डिसीजंस ले रहे होते हो. सोचो मिली सेकंड्स के अंदर कि स्मैश मारो ड्रॉप मारो, और वहां पे आपका जो बोलते हैं ना कि बरोबर गया आपका डिसीजन तो पॉइंट, वरना गया. कहाँ से स्लो मोशन में चलेगी भाई. मुझे याद भी नहीं था वो शॉट आफ्टर द मैच, वो बस हो गया, वो हो गया. एंड फॉर मी रणवीर भाई नहीं खेले पॉइंट कि मुझे 20 का पॉइंट आया. ओके, इट वाज अ सुपर्ब शॉट, मे बी थोड़ा एक्स्ट्रा लाउड ऑडियंस, और मैं वो सेट जीत गया. मैं मैच के बाहर आया और फॉर मी इट वाज जस्ट अनदर पॉइंट, और वो हो गया. एंड मीडिया वाले पूछते यार आपका तो बैक शॉट वायरल हो गया. मैंने कहा कौन सा शॉट क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि फॉर मी एवरी बैड पॉइंट इज जस्ट अ पॉइंट, एवरी गुड पॉइंट इज जस्ट अ पॉइंट. तो मुझे बाद में आके पूछा कि यार आपका तो ये शॉट वायरल चला. मैंने कहा कौन सा शॉट? कहते हैं वो आपने मारा ना 1918 पे ऐसे करके. वो मैंने कहा ओ या
ओके हो सकता है बिकॉज इट वाज अमेजिंग शॉट. आप सोच रहे भी नहीं थे उसके बारे में. बिल्कुल भी नहीं. मेरे को बाद में आगे पता चला कि वो कितना वायरल चला गया शॉट, एंड मैच जस्ट खत्म हुआ था और तभी वो बोल रहे कि वायरल चला गया शॉट और वो सब चीज़ें. तो फेयर टू से कि ये बस मसल मेमोरी का शॉट था, बस Yes. हो गया. ये हो गया. कि एंड बॉडी खुद को वर्क कर रही थी. so in practice we have played this shot, and but it's very very risky कि आप वो जाएगा नहीं जाएगा. इट्स अ 50-50 काइंड ऑफ अ थिंग कि अगला वाला शायद ख़त्म हो जाए या फिर वो कनेक्ट अच्छे से ना हो, आउट चला जाए. बट उस टाइम पे जो मैं फील किया वो रैली पे कि मुझे छोड़ना नहीं है ये शॉट. मेरे को बस कुछ भी करके वापस लाना है, क्योंकि द होल रैली 18-19 सिचुएशन आई वाज प्लेइंग द वेटिंग गेम कि यार मैं बस रिट्रीव कर रहा हूँ, मुझे जब चांस मिलेगा तब मैं मारूंगा. तो एवरीथिंग आई जस्ट हैव टू गेट इट बैक. तो वो उस माइंडसेट से वो शॉट खेला और वो आ गया. Okay. Gave us a great Olympic memory. या This is what the memes are around that. 18.5 वो विराट कोहली के, यानी कि उन्होंने एक क्रेजी शॉट खेला था एक गेम में, मैजिक शॉट था. तो दिस वाज द बैडमिंटन इक्विवेलेंट. ऐसे मीम्स निकल के आए. नहीं, काफ़ी सारे मीम्स मैंने देखे एंड इट वाज नाइस. पता है लोग आपको बैडमिंटन के विराट कोहली के नाम से जान रहे हैं आज, which is like it's अरे cool बस to भाई, be अभी Virat बहुत Kohli on the देर है. field. या Would you take that compliment? why not, I mean नहीं? बोल रहे, but again at the same time he has done a lot for the Indian cricket, and yes, I want to be the Virat Kohli of Indian man in the coming years. Crazy. Love it. ये Oh, मिले क्या? this guy is a legend. लेजेंड है भाई, ये लेजेंड. क्या इंडियन एथलीट्स भी इनको ढूंढ रहे थे ओलंपिक विलेज में? नहीं, shooting was 3 hours away from that, so they have a different village, different Oh, setup. really? Yeah. मनु So- भाकर भी. No, they were all in a different place. So they were not with the other Indian athletes. And the shooting was going in somewhere else. But this guy is a legend, I think. Just a normal 51-year-old dad. कि क्या Tush. मेडल. Yeah. भाई क्या हंसी Amazing थी. guy. और पता है आई थिंक जब इन्होंने मेडल जीता तो इन्होंने उनके इंटरव्यू में कहा कि आई वांट माय पेट बैक. मतलब ये उनकी लाइफ स्टोरी है. अपेरेंटली ही टुक अप दिस स्पोर्ट बिकॉज उनकी सेपरेशन हो गई थी पार्टनर के साथ, अच्छा. एंड ही वांटेड टू जस्ट पुट आउट अ मैसेज थ्रू द ओलंपिक स्टेज, व्हिच इज ग्रेट. Wow. ओके, क्या आपने ये वाला इंटरव्यू He's देखा? an amazing player. He has shown during these Olympics that he's a very, very strong competitor, and I'm sure in 4 years from now he will be one of the favorites to win the gold. An amazing This is talent, what I was great talking guy, and I wish him all the best. He was playing so well in the big parts of both games, but I managed to relax and play my right game and win the match. पूरी चीज बोली, उसमें लास्ट के 2 लाइंस बोली, उस पर फोकस करो. उन्होंने बोला ही वॉज ग्रेट, सारी पूरी मतलब सारी बेस्ट चीज़ें बोली सैन लक्ष्य के लिए, और वो बहुत सही भी है. 4 साल बाद विक्टर एक्सेल्सन अपने प्राइम पे नहीं होंगे, मे भी हरा दे उनको वो चीज़ें, बट उन्होंने उसके बाद जो चीज़ें बोली कि वो बहुत ग्रेट था, बहुत ग्रेट, बट आई मैनेज टू विन अगेंस्ट हिम. ये चीज़ एक्सेल्सन की चीज़ है, आप दिखाती है. कहीं से भी मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि सैन लक्ष्य कम है या फिर कुछ भी है. वो आराम से इन द सेंस कि अच्छे से बीट कर सकते थे सैन लक्ष्य को, बट यहाँ पे माइंडसेट प्ले कर गया एक्सेल्सन का. But all credit to him as well. So there's a good story, like a backstory to this. So last time when Victor won the Olympics, he actually called me to Dubai. So he was shifting his base from Denmark to Dubai as an independent player, moving out of the Danish association. तो उसने बोला कि an Olympic gold medalist. उन्होंने जो एसोसिएशन चेंज करके वो दुबई गए, इसका रीज़न आप में से किसी को पता है तो बताओ, मुझे पता है, मैं अगर आप पूछोगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों एक्सेल्सन ने अपने डेनमार्क से चेंज करके एसोसिएशन से हट के सीधा वो एज एन इंडिविजुअल प्लेयर चले गए दुबई प्रैक्टिस करने. क्यों गए, कमेंट बॉक्स में बताओ. और आई वॉज वॉट आई थिंक में काफ़ी टूर्नामेंट्स भी नहीं हुए. आई वॉज अराउंड 30-32, जस्ट गॉट इन टू दैट टूर्नामेंट एंड आई हैड प्लेड हिम वंस इन ईयर बैक बिफोर.
तो he said कि यार I'm moving out of Denmark, I'll be based in Dubai more, so do you want to come and practice with me? So and like usually I had to discuss it with the coaches and everything. I said yes, I'm coming. I'm coming. क्यों नहीं? That was my first reaction. And आपको चांस मिले कहीं पे भी, अगर किसी बेटर प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक दिन भी मिल जाए, प्लीज़ 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 वो अपॉर्चुनिटी को लो और प्रैक्टिस करने जाओ. आपको उनका माइंडसेट, उनकी गेम प्ले, वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, शॉट्स कैसे करते हैं, वो सीखने मिलेगा. ट्राई करो, कोई बेटर प्लेयर कहीं पे मिले उसके साथ प्रैक्टिस करो, उसके साथ 5 मिनट या आधा घंटा भी प्रैक्टिस करने मिल रही है, करो. for me वो के बाद I went there, I trained with him, and since then he has inspired me a lot in the way he conducts himself on and off the court. जो भी वो जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, इट वाज अ 2 weeks ट्रेनिंग पीरियड. वहाँ से उसके बाद से मैंने उसके साथ खेला, प्रैक्टिस किया, फिर मैं इवन वर्ल्ड टूर इवेंट्स में रेगुलर हो गया. तो काफ़ी मैचेस मैंने उसके साथ खेले, काफ़ी कुछ सीखा इन दैट 4 years. एंड हियर अगेन दिस ओलंपिक्स सेमीफाइनल मैच अगेंस्ट हिम, एंड या सो आई थिंक एक मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है वो चीज़ कि मैं खेला. बट एंड आई नो कि इन द मैच आई हैड हिम, and I had also beaten him in the past. And yeah, so these kind of things that motivates me कि yes, I'm on the right track, but again a lot of work is there. ये ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर एक चैंपियन प्लेयर क्यों बने? I would say I used to watch him play 3 years, 4 years back. He is a tall athlete. In badminton थोड़ा मुश्किल होता है to always bend down, be low. So I think somewhere he was a world class athlete. He won a world championship before that, but nothing like at one point he dominated the world of badminton for 2-3 years. I mean, इससे पहले I would say lately is been not in top form, but still he won the gold, but he had dominated. तो I think जो 3-4 साल पहले इनने अपने फिटनेस पे काम किया है, he was very tall and stability थोड़ा इशू था उनके लिए कि वो नीचे बेंड करना मुश्किल है. और he was a very good attacking player, no, but not a complete player. But I think since he did that, he worked on his defense and then attack. So I think he has been a really really tough competitor. अभी 30-35 मिनट्स पहले मैंने जो चीज़ डिस्कशन किया था कि जाके देखना, टोक्यो की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट ओलंपिक्स था टोक्यो ऑफ कोर्स. तो उसके बाद उन्होंने अपनी गेम प्ले को कैसे चेंज किया, उसके पहले उन्होंने कैसे प्रैक्टिस की है, एक्सेसन की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे उन्होंने अपनी गेम प्ले को चेंज किया, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे उनके क्लिप्स भी मिल जाएंगे आपको. उस चीज़ से आपको पता चलेगा कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है, कैसे सीखा जाता है. तो वही चीज़ सेन लक्ष्य बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने वो चीज़ चेंज की है, कैसे वो, जैसे शॉर्ट प्लेयर्स होते हैं वो जल्दी रीच नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो स्पीड चेंज करते हैं. मैं अपने पुराने वीडियोस जो मतलब मैं अपने एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, उसके अंदर बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार क्यों हाइट की बात होती है. तो अब जैसे देखो, अभी वो चीज़ एज एन प्लेयर या फिर जो बैडमिंटन को समझता है वो ही समझ पाएगा जो मैं क्या चीज़ बोल रहा था. तो अभी सेन लक्ष्य ने भी ये चीज़ बात की कि टॉल प्लेयर्स के पास एडवांटेज होता तो है कि वो जल्दी पहुंच सकते हैं, अटैक अच्छा कर सकते हैं, बहुत साइडवेज कर सकते हैं, अच्छी खासी डीप खेल सकते हैं, बट वहीं पे वो बैंड होने में भी उनको प्रॉब्लम होती है. जितना ज़्यादा बैंड होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी होता है ना स्टेबिलिटी, और सेकंड उनका स्टेमिना भी कम होता है उस चीज़ से. तो ये एक डाउनग्रेड भी होता है जब आप हाइटेड प्लेयर होते हो. बट उसी चीज़ को विक्टर एक्सेसन ने बहुत बहुत हद तक उन्होंने बोलते हैं ना कि रिकवर कर लिया, और तभी वो बहुत टाइम तक डोमिनेट कर पाए हैं बैडमिंटन को. I would say in last 3 years, if you look at him, जो इनने फिटनेस पे काम किया है, and obviously over the years his experience has grown, और he has played with Lin Dan, Lee Chong Wei, all those guys, but उस टाइम पे वो उतना consistent नहीं थे. But at one point he became so consistent कि if I am playing against any other opponent in the world, at my 90% or my 85%, I am able to
beat them somewhere. Like कि ठीक है, something or the other I can manage and beat them. Maybe some lower rank players, if I'm also playing my 70%, I can beat them. But for this guy to beat or even come closer, I had to be at my 100%. Like थोड़ा भी मैं अगर कहीं पे कम हूँ या वो है तो he'll just take advantage of it, and it's very difficult. And his mentality has been his strong point in last coming years. But again, to talk about the Olympics, I felt I had him, and I was Yes, playing yes, the right Lakshya, game with yes. the right approach. But just the matter of few points in the first set. Yeah, second set he played a bit more solid and he got that confidence. You had that first set. Long term mentality basically, and his experience that are his strengths. Yeah. So and his approach towards badminton ki his, I think his life depends on that. Even in practice match he won't play easy against you. So the Danish ये पॉइंट आप जैसा प्रैक्टिस में खेलते हो ना, मैं एज एन कोच भी बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिस में जो चीज़ आप सोचते हो ना कि आपको अगर एग्जांपल दिया जाए कि आपके कोच ने बताया कि 100 शटल यहाँ से यहाँ तक ही जाना चाहिए, टॉस प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर जगह देंगे आपके कोच कि यहाँ से यहाँ पे आपको टॉसेस मारने हैं। 100 में से अगर आपके 90-95 वहाँ पे मतलब 95 वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करो। इस बार 95 गए, टारगेट 96 बट 50-60 इसके आसपास जा रहे हैं, तो जो चीज़ आप प्रैक्टिस में करोगे वही चीज़ वहाँ पे होने वाली है। जिस दिन आपका गेम डे हो या फिर कहीं पे आपको खेलने जाना है स्टेट लेवल या फिर कहीं पे खेलने जाना है, जो चीज़ आप प्रैक्टिस में करोगे वही चीज़ आप गेम में करने वाले हो। भूल जाओ कि आपके सामने कोई वीक प्लेयर खेल रहा है या फिर कोई भी खेल रहा है। अगर वीक प्लेयर खेल रहा है तो 21-0 21-2 से हराना चाहिए उसको। बट ये माइंडसेट मैंने बहुत मतलब मेरे आसपास के प्लेयर्स का ही देखा है, मेरा खुद का भी था जब मैं प्लेयर था तब, कि ठीक है वीक प्लेयर है यार, थोड़ा दे दो उसको पॉइंट यार। यही माइंडसेट जब हम स्टेट लेवल या फिर नेशनल्स खेलने जाते हैं रह जाता है। तो वहीं पे एक लेजेंड टॉप क्लास का प्लेयर वहीं पे खुद को कैसे मैनेज करता है, वही चीज़ है। coaches that I have worked with has told me this कि from a very young age उसका ऐसे था कि even on practice he'll just kill you। 5 points है तो 5 points, he won't give you that 6 point कि आप ठीक है अब मैं तो 20 पे पहुंच गया हूँ, This is why एक he's दो ले भी legend. लिए तो क्या। so everyone talks about that mentality कि even जब भी वो मैचेस खेलता था, प्रैक्टिस खेलता था, ठीक है वो हारता भी होगा बट अगर वो आपको 21-5 या 21-4 मार रहे तो वो 4 ही मारेगा। then that way he's very ruthless. अच्छा, ओके। मैंने एक चीज़ जानी है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बारे में और रैकेट स्पोर्ट्स के बारे में कि आपके स्पारिंग पार्टनर्स बहुत मैटर करते हैं। तो द फैक्ट दैट ही टोल्ड यू कि भाई आ जाओ आप दुबई, मीन्स ही इज ऑब्वियसली सीन समथिंग इन यू। और ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में कहना इट्स नॉट अ स्मॉल डील ब्रो। तो इफ अ चैम्प इज सीइंग दैट इन यू, द कंट्री इज सीइंग दैट इन यू, अगेन आई रीइटरेट दैट वी आर टू प्राउड ऑफ यू, like, and too proud of where Indian badminton has gone with you. So I'm just very excited about your next 4 years as well. Yeah. Just needed to convey that. 2028 भाई इनका है, सैन भाई का है। और एक लास्ट क्लिप है, यहाँ आपका कैरेक्टर दिख जाता है अकॉर्डिंग टू लक्ष्य से बूम बेबी। गोल्ड मेडल का लक्ष्य हासिल कर लिया। एक और क्लिप है, ये तो बढ़िया ही क्लिप है, लंदन के साथ वाली क्लिप है। लंदन के साथ वो मतलब अब अगर आपको पता है, मुझे कहीं पे मिल गई तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। पूरी रैली में इतना मतलब लंदन ने लक्ष्य को भगाया पर सैन लक्ष्य ने एक जगह पे भी गिव अप नहीं किया है। और लास्ट शॉट तो भाई पूरा वो रगड़ गए थे कोर्ट में बैक हैंड तक जाते जाते, मतलब फोर हैंड जो पीछे वाला कोई पार्ट होता है रेयर वाला वहां पे तक। वो भी एक बहुत बढ़िया क्लिप है, वो चीज़ दिखाती है कि सैन लक्ष्य किस लेवल के स्किलफुल प्लेयर है भाई। इमोशंस This was a very very good tournament for me. So again this has a different story, backstory altogether, and a really inspiring one for me as well, where
just 6 weeks or 7 weeks before the Commonwealth Games, I was playing in Indonesia Open and I didn't feel really good about my shoulder. I was not able to hit. One match, second match, third match, I was not able to play. I lost. Came back. There was a grade 2.5 tear on the shoulder. So for that, not 2.5, 1.5 and 1. So the doctor said, if you rest it out, it will take 6 weeks. And I had only like 6 weeks left for the Olympics. You can't And then he rest. said the other option is you take a cortisone shot, just train for your legs next 12-15 days, 2 weeks, and then let the shot to do its work. And then 1 week you slowly try and do some rehab, move your hand here and there, and then just 1 week of badminton, and then you go and play the tournament. So at that point I thought कि यार फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स अगला तो 4 साल बाद आएगा, पता नहीं कितना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा. तो उस टाइम पे आई वाज जस्ट फोकस्ड कि यार खेलना है टूर्नामेंट, एंड थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम हो गया कि यार हो भी पाएगा नहीं होगा. बट आई वाज वर्किंग विद दिनशॉ पार्टीवाला सर. तो he said it's still possible if you take the shot, and you'll still have a good 1 week to practice. But then the whole month I was not able to even lift the racket or वो time पे, until I figured out कि shot कैसे लेना है. And then just 1 week of practice और मैं सिर्फ खेल रहा था. भाई ये सुन के किसी को कोई इंजरी या फिर कुछ है तो ये सुन के कुछ चीज़ें मत करना. वो प्रोफेशनल्स के साथ रहते हैं, 10 बंदे उनके साथ, 10 बंदे बहुत, मतलब वैसे मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये चीज़ें कि उनके साथ डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, मतलब बहुत सारे लोग घूमते हैं जो देख रहे होते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है तो क्या इशू हो रहा है, सब कुछ देखने वाले होते हैं. तभी ये चीज़ें रिकमेंडेड, मतलब वो चीज़ें कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहे हैं. कोई बंदा ये देख रहा है, प्लीज़ खुद ट्राई मत करना, अपने डॉक्टर्स को दिखाओ क्या चीज़ कर सकते हैं, उनको पूछो, ठीक है. खुद मत कुछ भी करना. Like I was doing everything I could, still spending 7 to 8 hours a day, but doing the things that are allowed, not basically with the so एक time पे ऐसा time आया कि I couldn't lift my arm above this, so I was just doing some net practice, some like lower body this thing, and the footwork, court movements, gym work for the legs, the other hand, everything I was trying to do. And then ये tournament आया, I played the team event first, slowly got back into it, and then these matches I was not even at my like 80%, even I was not able to smash पूरा जोर से, but just defense करके कुछ करके I managed and played. And after the match this was the reaction कि ये तो like मुझे लग रहा था मैं जा भी पाऊंगा वहाँ पे कि नहीं. And then from there on मैं टूर्नामेंट जीता. तो I mean मुझे personally ऐसा लगता है कि this has been, even though Commonwealth is not very very tough like Olympics or any other like the BWF event tournament, but this win for me was very very Important. special in terms of कि यार मैंने ये कहाँ से, मतलब ये तो था ही नहीं ऑप्शन मैं खेल भी पाऊंगा कि नहीं, और उससे मैं ये जीता. एंड देन यू कैन सी दिस रिएक्शन. दादा दादी का आशीर्वाद चल गया. ज़रूर ज़रूर, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है. क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि ये हो कैसे गया. लाइक ऑफ कोर्स आप इंजर्ड हो तो बहुत ज़्यादा टफ रहता है. played decent badminton, but only few things that I was allowed to, but उसमें I managed कि मैं ठीक है I was hitting, but मेरा power I think it was at 60%, 70%, so I was not able to score winners. तो just keep the rally going, play all 3 matches कि ऐसा straight games कुछ ख़त्म नहीं हो रहे हैं matches. And then I was really really relieved उसके बाद कि ये हुआ. And because lot of the times if a injury comes before a big tournament तो वो आपके mentally उतना अच्छा लगता नहीं है, and you are not in that zone. तो 1 month I was really not in a really good mental space कि यार ये
इस टाइम पे क्यों हो गया, या मेरे साथ अभी क्यों हो गया. तो बट अगेन आई केप्ट ऑन इट, same everything, whatever I was allowed to do I did the trusted the process, and it paid off in the end. लक्ष्य भाई, यही था आज का पॉडकास्ट. ओके सो पूरा वीडियो बहुत बढ़िया था. सैन ने बहुत ज़्यादा इंसाइट्स दिए, बहुत बेटर चीज़ें सिखाई. आप एक बैडमिंटन के प्लेयर की लाइफ कैसे चलती है वो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते. प्रेडिक्ट आप जाके देखो कि वो दिन में क्या करता है क्या नहीं. आप अभी सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लीज़ मेंटर्स अच्छे रखो आपके आसपास. अच्छे नहीं है चेंज करो, कहीं पे जाओ. सैन लक्ष्य जैसे बात कर रहे थे, किस लेवल पे वो हम्बल हैं, किस लेवल पे वो मतलब इवन वो जीत रहे हैं, उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, स्टिल वो हम्बल है. तो वो चीज़ें अंदर लाओ. मैंने देख रखा है कि पता नहीं स्टेट लेवल पे खेलते हैं तो हवा में उड़ रहे होते हैं प्लेयर्स कि भाई मैं ही हूँ पूरी दुनिया का. फिर नेशनल्स पे खेलने जाते हैं तो फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाते हैं. तो ऐसे प्लेयर्स भी मैंने देख रखे हैं. तो देखो इनसे हम्बलनेस सीखो, उनका गेम प्ले कैसे वो चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखो. आप खुद ही ये सारी चीज़ें सीखने जाओगे, मतलब मैं जैसे उनकी गेम प्ले वो सारी चीज़ें करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. सैन लक्ष्य हैं, प्रणव एचएस हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं. सीखो उनसे, गेम प्ले सीखो, उनकी ऐसी ऐसी अच्छी बातें सीखो, गेम प्ले सीखो. एंड और भी कोई चीज़ अगर आपको ये पूरे वीडियो के रिलेटेड अच्छी खासी सीखने मिली हो, इनसाइट्स भी अच्छे खासे मैंने दिए इसमें, और सैन लक्ष्य ने तो बहुत अच्छे खासे चीज़ें बताई. एंड थैंक यू रणवीर सर ये सैन लक्ष्य को बुलाने के लिए. और कुछ भी बताना हो ये पूरे एपिसोड्स के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो.